हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे, आप देख रहे हैं 2पाई क्लासेस। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले 2 लेक्चर्स आ चुके हैं। कहाँ मिलेंगे लेक्चर्स बच्चों? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है ना, उसको पिन कमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आप रीड मोर पे क्लिक करिए, आपको बच्चों वहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, क्लास 11th में अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, मतलब मैथ्स है, तो मैथ्स का भी बच्चों लिंक नीचे मिल जाएगा। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन, पुराने बच्चों को सब कुछ पता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7503644171, ठीक है ना। इस पर आप व्हाट्सअप करिए तो यहाँ से लिंक हम आपको सेंड कर देंगे, या अंकित जी हमारे साथ काम करते हैं, वो लिंक आपको यहाँ से सेंड कर देंगे। अब बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बोल रहे हैं सर ये केमिस्ट्री आप पढ़ा रहे हो, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का है कि स्कूल लेवल का है? तो बच्चों देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने आपको शुरू से बताया है कि हम एनसीईआरटी से आपको डिटेल में हर एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी लगभग सब कुछ कवर करता है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की जो पीछे एक्सरसाइज दी होती है वो लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करता है। मेन थिंग इज कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। बाकी तो बच्चों बाहर से तो आप कितनी भी स्टडी करते रहो, है ना, वो तो इनफाइनाइट है, कभी खत्म ही नहीं होगा। आप बाहर से कितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, मेन थिंग इज कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, तो वो हम आपके यहाँ से क्लियर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं यूपी बोर्ड में हूँ, क्या इस वीडियो से पढ़ सकता हूँ? सर मैं बिहार बोर्ड से हूँ, क्या इस? बच्चों एक बात बताऊँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट, ठीक है, आप किसी भी बोर्ड के हो आप फॉलो कर सकते हो। क्यों भाई? बात बताओ, आपका बोर्ड चेंज है, सिलेबस थोड़ी ना चेंज है। मतलब जो केमिस्ट्री है वही तो केमिस्ट्री है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर देता है वो तो बिहार बोर्ड में भी देगा, हाँ, यूपी बोर्ड में भी देगा, सीबीएसई बोर्ड में भी देगा, ठीक है ना। तो ये बोर्ड और मैटर नहीं करता है, आप अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पे हमने कवर किया हुआ है, ठीक है ना। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपके पास ना एक ऐसी कॉपी होनी चाहिए, ठीक है ना। आप क्लास 10th और 9th में नहीं है, अब आप छोटे बच्चे नहीं, आपके पास ऐसी कॉपी होनी चाहिए जिसमें कि आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, साइड में मैं हट जाता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे नोट्स ले लेने हैं, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो प्लीज़ बच्चों एक कॉपी बना लीजिए, कॉपी लेके रखिए। और हाँ, एक चीज़ और, ऐसा नहीं कि बीच से लेक्चर देख रहे हैं, आप पार्ट 1 से फॉलो करिए तो चीज़ें बहुत बेहतरीन आपको समझ में आने वाली हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, जो बच्चे देखते हुए चले आ रहे हैं, लास्ट वीडियोज़ में बच्चों हमने क्या फिनिश किया था? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन 1.1 हमने फिनिश कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 2 एनसीईआरटी में। आप देखिए तो वहाँ पर है आपका सेक्शन 1.2 नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना। तो अब ये नेचर ऑफ मैटर हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने देखा था कि केमिस्ट जो होते हैं, जो कि केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, ठीक है ना, रिसर्च करते हैं केमिस्ट्री की फील्ड, डिफरेंट फील्ड्स में, तो केमिस्ट के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे जिनको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए आपको मैटर की समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं जरा मैटर। ये कोई नई चीज़ नहीं, क्लास 9th का ही चलेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी आपको, ठीक है। जैसा कि वीडियो नंबर 1 में हमने आपको बताया था मैटर का डेफिनेशन। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज़ होगी जिसके पास मास होगा और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। ये वीडियो नंबर 1 में हमने मास और ऑक्यूपाइज स्पेस, इन दोनों शब्दों को बहुत डिटेल में आपको समझाया था, ठीक है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है, जैसे कि ये एयर है, एयर में भी मास होता है, इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, कुछ जगह ली हुई ना एयर ने। यहाँ पे ये मार्कर है, देखिए ये भी क्या है? मैटर है। क्यों? क्योंकि इसमें मास है। मान लीजिए ये 25 ग्राम का मार्कर है, ठीक, तो इसमें मास है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या दिक्कत है? सामने बॉटल रखी हुई मेरे, ये देखिए, ये बॉटल भी क्या है? मैटर है, ठीक है। बॉटल के अंदर जो वाटर है वो भी क्या है? मैटर है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर मैटर, जितना भी आप आसपास अपने जितनी भी चीज़ें देख रहे हो सब कुछ मैटर है, क्योंकि सब में मास है और हर एक चीज़ जो अपने आसपास आप देख रहे हो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये बहुत बेसिक सा डेफिनेशन था क्लास 9th वाला ही। और उसके बाद जो क्लास 9th में हमने पढ़ा था वही यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी थी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबको पता है कि मैटर की 3 फिजिकल स्टेट। देखो बच्चों, केमिकल स्टेट हम यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, फिजिकल स्टेट बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों देखिए डिफरेंस होता है, फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट में डिफरेंस होता है। फिजिकल स्टेट ना, फिजिकल स्टेट का मतलब कि आप उसको टच कर रहे हो, उसको छू रहे हो, है ना, उस पर आप प्रेशर लगा रहे हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आती हैं फिजिकल स्टेट्स में, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है, आप अपने पास आसपास देखोगे तो आपको 3 ही तरीके की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, या तो आपको सॉलिड दिखाई पड़ेगा, या तो आपको लिक्विड, या तो आपको गैस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये मार्कर देखिए, ये सॉलिड है, आपको पता है, ठीक है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम कवर करेंगे, और उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है और नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड, ये देखिए लिक्विड का एग्जाम्पल क्या है? वाटर है। और ये एयर क्या है? एयर इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेट फिजिकल स्टेट्स हैं। देखो बच्चों, केमिकल स्टेट अलग अलग होगी, ठीक है। केमिकल स्टेट आपकी
अलग अलग होगी, वो पढ़ाई भी नहीं जाती, वो नाप की आपको पढ़ना है, क्योंकि भाई केमिकल स्टेट में तो बहुत सारे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जब आप केमिकली देखोगे ना किसी भी मॉलिक्यूल को, जैसे कि मान लीजिए कि हमने देखा भाई वाटर, ठीक है ना, तो वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है H2O, इसका अपना कुछ स्ट्रक्चर होता होगा, ठीक है ना। इसके बाद मान लीजिए ग्लूकोज हमने लिक्विड के फॉर्म में ले लिया, ठीक है, ग्लूकोज हमने लिक्विड के फॉर्म में ले लिया C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये भी लिक्विड फॉर्म में, ये भी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो देखो दोनों के फिजिकल स्टेट तो सेम है, दोनों के फिजिकल स्टेट तो सेम है, लेकिन दोनों का जो केमिकली स्टेट होगा या दोनों का जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग होगा, जिसको कि आने वाली केमिस्ट्री में हम टाइम टू टाइम पढ़ते रहेंगे। तो बहरहाल आपको ये केमिकल स्टेट पे ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है ना, वो सारी चीजें आप छोड़िए। ऐसे तो इनफाइनाइट केमिकल स्टेट्स हो जाएंगे, सॉलिड में भी ना जाने कितने तरीके के सॉलिड, लिक्विड में ना जाने कितने तरीके के लिक्विड, हाँ, गैस में ना जाने कितनी तरीके की गैसेस, हाँ, जैसे कि CO2 का स्ट्रक्चर अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर अलग है, मीथेन का अलग है, ठीक है, बहुत सारी गैसेस हैं आपके पास, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। तो वो सारी चीजें नहीं, मेन थिंग इज व्हाट, 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर व्हाट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अब एक काम करते हैं बच्चों, सॉलिड लिक्विड गैस को हम लोग डिटेल में समझते हैं, और सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस होता है इसकी यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, उनको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, डिफरेंसेस बताने किसमें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर में। एक टेबल बना के हमको ये सारी चीजें बतानी है, और इसका पार्ट बी है वो भी हम सॉल्व करेंगे। आइए पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ए में बच्चों देखिए, आपको पता है कि स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट होते हैं टोटल, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आपको कॉलम बनाना है सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। उसके बाद आपको यहाँ पर सीरियल नंबर लिखने हैं और यहाँ कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शेप। शेप पे कमेंट करिए बच्चों, शेप कैसा होता है, शेप सॉलिड का बताइए। अब ये सॉलिड है, देखिए ये सॉलिड है, इसका शेप कैसा है, फिक्स है, ऐसा थोड़ी ना है अभी इसका शेप ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और कल आप आ जाओगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप का हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। इस कंटेनर को देखो बच्चों, ये भी सिलेंड्रिकल शेप का है, ये सॉलिड से बना है, स्टील का बना हुआ है, ये सॉलिड है। ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन के बाद आओगे तो ये स्फेयर में चेंज हो जाएगा, बॉल जैसा दिखाई पड़ेगा, शेप तो उसका चेंज होगा नहीं, सही है ना। तो हमने क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट पॉइंट है शेप, सॉलिड का फिक्स होता है शेप। शेप कैसा होता है, फिक्स, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है ना बच्चों। लिक्विड में नो फिक्स शेप, क्यों, ध्यान से चेक करिए। अभी ये वाटर बॉटल का शेप देखिए, इसमें वाटर है तो इसमें किसका शेप लिया हुआ है, वाटर बॉटल का, भाई जैसा वाटर बॉटल का शेप है वैसा ये लिक्विड वैसा ही शेप ले लिया इसने, ठीक। अगर हम इसको उठा के बच्चों ये वाले ग्लास में ऐसा पार कर दें, ऐसा डाल दें इस ग्लास में, तो अब ये लिक्विड किसका शेप ले लेगा, ग्लास का, बस सिंपल, ठीक है। जैसा ग्लास का शेप है ऐसा कर्व थोड़ा, ठीक है, ऐसा ही ले लेगा। इसका मतलब लिक्विड जो होते हैं उसके शेप फिक्स नहीं होते, तो नो फिक्स शेप। उसके बाद बच्चों गैसेस का क्या, गैसेस के भी फिक्स शेप नहीं होते हैं, आप जिस कंटेनर में डालोगे ये उसी का शेप ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों कि मान लीजिए कि हमारे पास एक गैस सिलेंडर है, ठीक है, ये देखिए गैस सिलेंडर है कुछ इस तरीके का, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल शेप का, इसमें हमने गैस डाला तो ये ऐसा शेप ले लेगी गैस, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है गैस का, ये देखिए लाइक दिस, तो इसमें अगर आप गैस डालोगे, क्लोज कर दोगे तो ये गैस इसमें भर जाएगी, ये स्फेरिकल शेप ले लेगा, ठीक है ना। तो नो फिक्स शेप, ये तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों वॉल्यूम की, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। सर वॉल्यूम क्या होता है सर, सुनो बच्चों, कोई भी मैटर जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, जितनी जगह में वो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है ना। तो सॉलिड के वॉल्यूम कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है, लेकिन लिक्विड के वॉल्यूम भी फिक्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये सर क्या बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो सुनो मेरी बात समझो, देखो जो बात समझो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गैसेस के वॉल्यूम फिक्स नहीं होते, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। आइए जरा हम आपको एग्जांपल देते हैं। मान लो बच्चों कि आपके पास क्या है, आपके पास एक क्यूब है। एक क्यूब के बारे में सोचिए, क्यूब क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है, आपने क्लास 8 में भी देखा होगा। ये देखिए इस तरीके का हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है बच्चों, कि इसका हर एक साइड इक्वल होता है ना। तो एक क्यूब हमने लिया बच्चों, मान लीजिए कि इस क्यूब का लेंथ कितना है 1 मीटर, इसका ब्रेथ कितना है 1 मीटर, और इसकी हाइट भी कितनी 1 मीटर। तो आपको तो पता है क्यूब का जो लेंथ ब्रेथ हाइट होता है वो सब इक्वल होता है। तो इसका हम वॉल्यूम निकालें, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एच का क्यूब या साइड का क्यूब, एच बोलो साइड बोलो, बात क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो बच्चों इसका वॉल्यूम मुझे निकाल के दिखाइए। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, साइड का क्यूब, यानी कि 1 मीटर का क्या करना है क्यूब, सही है ना। अरे 1 मीटर भाई, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लो, क्या दिक्कत है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर लो, क्या दिक्कत है। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर कर लो, क्या दिक्कत है। वॉल्यूम कितना आ जाएगा बताओ, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1 मीटर क्यूब, सही है। तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका 1 मीटर क्यूब। मतलब इसने स्पेस में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कितना का मतलब समझते हो भाई, हर एक चीज को हम लोग नंबर से पहचानते हैं ना। तो इसने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया उसको हमने क्या बोल दिया, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है इसका, ठीक है।
अगर आपको इस चीज को एहसास करना हो तो आप एक काम करो ना, एक क्यूब के बारे में सोचो, 1 मीटर लेंथ लो, 1 मीटर ब्रेथ लो और 1 मीटर क्या ले लो उसकी हाइट। 1 मीटर समझते हो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलते हैं। 100 सेंटीमीटर कितना होता है, ये देखिए ये मेरी स्केल है, ये 38 सेंटीमीटर की। आपकी जो छोटी वाली स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है लगभग, है ना। तो 100 सेंटीमीटर इतना कितना होता है, इतना लगभग होता है 100 सेंटीमीटर। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, 1 मीटर का एक क्यूब भाई इतना बड़ा हो गया ये। तो ये जो स्पेस है, इसी स्पेस को फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में क्या नाम दिया गया, 1 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब का आपको एहसास हो गया, इतना स्पेस, सही है। अच्छा, तो ये वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों कि मान लो कि ये ब्लॉक है, अभी जो क्यूबिकल ब्लॉक है, मान लो ये लकड़ी से बना हुआ है बच्चों, पूरा वुडन, पूरा लकड़ी का ब्लॉक है ये, पूरा ये भारी सा लकड़ी का, पूरी अंदर लकड़ी से भरा हुआ, खोखला नहीं है, हॉलो नहीं है, खोखला नहीं है, हॉलो नहीं, ये पूरा मटेरियल से भरा हुआ है, ऐसे पूरी लकड़ी से ऐसे भरा हुआ है। अरे डस्टर देखा है ना आपने, लकड़ी वाला, जैसा डस्टर होता है वो तो क्यूबॉइड शेप का होता है, ऐसा एक बड़ा सा क्यूब सोचो ना लकड़ी का, हाँ ठीक है ना। तो सोचो बच्चों इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इसमें जो वुड आ रही है सॉलिड है ना, लकड़ी का एग्जांपल लिया तो कैसा है, सॉलिड, ठीक है ना। तो सॉलिड का बताओ यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया, बताइए 1 मीटर क्यूब। अब एक बात बताओ बच्चों, ये ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ, ठीक है, 10 दिन के बाद आओगे इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा, 1 मीटर क्यूब ही रहेगा, वो उतने ही स्पेस में तो है। तभी तो हमने लिखा क्या कि सॉलिड का वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए लिक्विड का वॉल्यूम, हाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूम कब चेंज होगा, पता है आपको वॉल्यूम कब चेंज होगा, सोचिए 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 जरा। देखिए बच्चों ये सॉलिड है, मैटर है, मैटर किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से। पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ये तो सबको पता है, हाँ। और सॉलिड के बीच में स्पेस बहुत कम होता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये लकड़ी के पार्टिकल्स हैं, ये जिससे भी मिलकर बना हुआ है, इनके बीच में स्पेस क्या है, बहुत कम स्पेस है, बहुत कम स्पेस है, बहुत कम स्पेस है। ध्यान से चेक करो बच्चों, बहुत कम स्पेस है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास कोई गैस होती, ध्यान समझो, अगर हमारे पास कोई गैस होती तो गैस के पार्टिकल्स तो ऐसे दूर दूर होते ना, तो गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो बच्चों। कंप्रेस का मतलब आप अगर उस पर फोर्स लगाओगे, सुन लीजिए 2 बातें पहले सुन लीजिए, चलिए पहले ये सुन लीजिए, COMP, कॉम्प मैंने लिखा है शॉर्ट में। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, अभी हालांकि पार्ट बी में आपको बताएंगे, बट कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। मतलब समझो हमने क्या किया, हमने किसी मैटर पे हमने ऐसा उसके ऊपर फोर्स लगाया, या आप बोल सकते हो हमने प्रेशर लगाया, ठीक है। प्रेशर लगाने पर जिसका वॉल्यूम ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है ना, हम बोलते हैं कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। आपको एग्जांपल दें, ये लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक, लकड़ी के ब्लॉक पे हमने मान लो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ऐसे इसको हमने दबाया, ठीक है। फोर्स की मात्रा सेम रखिएगा, सुन लीजिए, फोर्स की क्वांटिटी सेम रखनी है। इसको हमने 10 न्यूटन से ऐसा, मतलब जितना फोर्स इस पे लगाया उतना ही हमने, कॉटन का आप 1 मीटर क्यूब ले लो, कॉटन रुई होती है, रुई है, कॉटन का 1 मीटर क्यूब का सोचो, ब्लॉक सोचो, उसको ऐसा दबाओगे तो उतने ही फोर्स से, जब कॉटन पे आप फोर्स लगाओगे ना बच्चों, कॉटन ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा। ज्यादा कंप्रेस होने का मतलब वो अपने वॉल्यूम को कम कर लेगा। पहले वो इतनी स्पेस में आ रहा था, अब वो इतनी स्पेस में आ जाएगा, अपना वॉल्यूम कम कर लेगा। तो आपने देखा सेम फोर्स हमने लगाया किस पे, वुड, लकड़ी पे भी, उतना ही फोर्स हमने लगाया कॉटन पे भी। किसने अपना वॉल्यूम कम कर लिया सेम फोर्स में, जवाब है कॉटन में। इसलिए कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बताइए, कॉटन की, सही है ना। तो बहरहाल यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों, क्या आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। मान लीजिए 1 मीटर क्यूब का हमारे पास वुड है और 1 मीटर क्यूब का हमारे पास एक, ये देखिए एक गैस का सैंपल है 1 मीटर क्यूब का, ये ऐसा, ठीक है। इसको आप कंप्रेस करोगे, गैस को कंप्रेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, उसके बीच में क्या है, स्पेस है। जब बीच में उसके स्पेस है, काफी स्पेस है, जब दबाओगे तो ये पार्टिकल कहां आ जाएंगे, ऐसे पास। अब वॉल्यूम आपको इतना दिखाई पड़ेगा, इसका कम हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। क्या पार्टिकल्स की संख्या चेंज हो गई, नहीं, जितने पार्टिकल थे उतने ही हैं अभी, बस पास आ गए, क्योंकि इसमें स्पेस था। वुड क्यों नहीं कंप्रेस हो रहा है बच्चों, क्यों, इसके पार्टिकल, वुड क्यों नहीं कंप्रेस हो पा रहा है, गैस क्यों हो गया, क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर दूर थे ना, स्पेस इसमें ज्यादा था। जब फोर्स लगाया तो हमने पास आ गए। वुड में क्या है, पहले से ही पास है, जगह ही नहीं है और पास आने की, सही है। तो वुड या फिर सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कम है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। लेकिन आप सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, लेकिन गैस को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज है। अच्छा, क्या सोचते हैं आप लिक्विड के बारे में, क्या लिक्विड को आप कंप्रेस कर पाएंगे, सोचिए जरा। लिक्विड को हाँ कंप्रेस करने की हम कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत वॉल्यूम तो उसका कम होगा, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैस, ये गैस का हमने सैंपल दिखाया आपको, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैस और सॉलिड के बीच में होते हैं, यानी कि इसमें जो स्पेस होगा लिक्विड में वो गैस से तो कम होगा लेकिन सॉलिड से
ज़्यादा स्पेस होगा। तो हाँ, लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन जनरली हम लिक्विड को भी नहीं कंप्रेस कर पाते हैं। ध्यान से चेक करो, इस पर अगर हम किसी मशीन से ऐसा प्रेशर लगाएं तो बहुत कम संभावना है कि ये कंप्रेस हो जाए, मतलब अपना वॉल्यूम क्या कर ले, कम कर ले, ठीक है ना। तो यही बात हम आपको इतनी देर से बता रहे हैं क्या, कि ध्यान से चेक करिए, सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम है, अगर आप इसको कंप्रेस भी करोगे तो अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। लकड़ी का ऐसे ब्लॉक रखा, उसको लगा रहे हैं ऐसा प्रेशर, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, क्या वॉल्यूम कम कर लेगा वो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल पहले से ही पास पास हैं, सॉलिड है वो, उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम है, तो कहाँ से अब और पास पास आएंगे? जब और पास पास आएंगे तभी तो वॉल्यूम कम होगा। पहले इतने से वॉल्यूम में 100 पार्टिकल रहते थे, गैस की बात कर रहा हूँ, अब आपने ऐसा प्रेशर लगाया तो गैस के पार्टिकल पास पास आ गए। गैस के पार्टिकल हैं तो अभी भी 100 लेकिन अब कम जगह में रहते हैं, इसलिए उसका वॉल्यूम हम बोलेंगे कम हो गया, तो वो ज़्यादा कंप्रेस हो गई। तो वॉल्यूम किसका नहीं चेंज होगा? सॉलिड का नहीं चेंज होगा, लिक्विड का भी नहीं चेंज होगा। देखिए फिक्स वॉल्यूम है लिक्विड को आप कंप्रेस करते हो, कहाँ वॉल्यूम चेंज करता है वो तो। लेकिन बच्चों गैस का नो फिक्स वॉल्यूम। वाई नो फिक्स वॉल्यूम? इसलिए हमने बोला नो फिक्स वॉल्यूम, क्योंकि ध्यान से बच्चों चेक करो कि अभी हमने गैस ली थोड़ी सी, मान लो गैस का 50 ग्राम गैस है, 50 ग्राम गैस है, हमने इस बॉटल में डाला गैस को और क्लोज कर दिया, ये गैस पूरी फैल जाएगी ऐसे। कितना वॉल्यूम हो गया? तो जवाब है जितना इस बॉटल का वॉल्यूम उतना गैस का वॉल्यूम होगा, गैस पूरी भर गई इसमें। अब 50 ग्राम गैस ही हमने ट्रांसफर करी इसमें से कहाँ? ये बड़े से सिलेंडर में ऐसा, ठीक। फिर से वो गैस ऐसी फैल गई, क्यों फैल गई? पार्टिकल दूर दूर होते हैं बच्चों उसके, हाँ पार्टिकल उसके दूर दूर होते हैं और एक पार्टिकल दूसरे को अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करके नहीं रखता। अभी हम आपको बताएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होता है, रैंडमली इधर उधर 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 वो पार्टिकल सब चले गए, तो वॉल्यूम तो और बढ़ गया इसका। लेकिन ध्यान रहे मास तो अभी भी कितना है? 50 ग्राम है। जितने पार्टिकल्स पहले थे उतने ही अभी हैं, बस अब वो और दूर दूर हो गए। अब इसी का उल्टा करो, ऐसा कंप्रेस करके लाए, कंप्रेस करके लाए, कंप्रेस करके लाया और ये एक छोटे से सिलेंडर में इसको हमने प्रेशर लगा के भर दिया। अब देखिए वॉल्यूम फिर से क्या हो गया? चेंज। अब वॉल्यूम कम हो गया। इस तरीके से गैसेस जो होती हैं उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप उन पे प्रेशर लगा देंगे बच्चों तो उसका वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगी। लेकिन अगर आप उससे प्रेशर हटा लेंगे, प्रेशर रिलीज कर देंगे उनका, तो वो अपना ही प्रेशर लगाएंगे, अपने ही पार्टिकल्स उनके भागेंगे और ज़्यादा वॉल्यूम ले लेंगे। तो इस प्रकार से जो गैस है उसका वॉल्यूम क्या होता रहता है? लगातार चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने बोला भाई नो फिक्स वॉल्यूम, और आप जिस भी कंटेनर में रख दोगे वो उसी का शेप भी ले लेता है और जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना ही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब कंटेनर ने जितनी स्पेस घेर रखी है ना उतना ही वॉल्यूम किसका हो जाएगा? गैस का भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। पॉइंट 3 देखिए बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है बच्चों? देखिए बच्चों, जो मैटर होता है ना वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से। और हमने आपको केमिस्ट्री में कई बार बताया है कि पार्टिकल केमिस्ट्री में आपको 3 तरीके के मिलेंगे। ध्यान से चेक करिए, पार्टिकल्स आपके पास 3 तरीके के होंगे केमिस्ट्री में। कौन कौन से होंगे बताइए? सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, सॉरी वेरी सॉरी, ये तो स्टेट ऑफ मैटर्स है। पार्टिकल्स आपको 3 तरीके के मिलेंगे, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में डिटेल में आप कहाँ पढ़ोगे? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया हुआ है, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। लेकिन हम आपको बताएं बच्चों, ये जो पार्टिकल्स हम बार बार बोल रहे हैं ना चैप्टर नंबर 1 में, इनका मतलब हम या तो एटम के बारे में बात कर रहे हैं, या तो मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, या तो आयंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, जैसे कि बच्चों मान लीजिए, आइए वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। तो वाटर को पहले आप सॉलिड स्टेट में अगर ले लीजिए, तो ये देखिए वाटर अभी सॉलिड स्टेट में, तो ये आइस का एक टुकड़ा है, बर्फ का एक टुकड़ा है, ठीक है। तो आइस है ये। फिर वाटर को अगर आप लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो ये वाटर ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको, ऐसा किसी कंटेनर में रख देते हैं इसको, है ना। ये देखिए वाटर है, ठीक है। और फिर आपने इसको गर्म किया और गर्म किया और गर्म किया, ये बॉईल हो गया तो ये स्टीम में आ गया, ये देखिए गैसेस फॉर्म में आ गया। यहाँ कैसे ये गैसेस फॉर्म में, वो है वाटर के मॉलिक्यूल्स, बताता हूँ मैं। ये वाटर हो गया, ये आइस हो गया। बात समझो, वाटर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कितना होता है स्टूडेंट्स? वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, यानी कि वाटर के पार्टिकल से हमारा क्या मतलब है? वाटर का हम जो बोल रहे हैं ना, हम बोले भाई ये वाटर बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, वाटर के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो वो वाटर का पार्टिकल कौन? एक पार्टिकल कौन? तो जवाब है एक पार्टिकल कौन? वाटर का एक मॉलिक्यूल। वाटर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बच्चों कहाँ प्रेजेंट हैं? आइस में प्रेजेंट हैं, चेक करो। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स या फिर ये पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, सही। तो आपको कैसा दिख रहा है? सॉलिड दिख रहा है। जब ये दूर दूर हो गए, आपने इसको थोड़ा सा गर्म किया, इसको थोड़ा सा हीट इसको दोगे, तो इनके बीच में जो फोर्स हैं, एक्चुअल में पास पास इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? फोर्स होता है। पार्टिकल एक दूसरे को, भाई इस पार्टिकल में कुछ मास है,
इस पार्टिकल का कुछ मास है। और फिजिक्स में क्या होता है बच्चों, मास एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। याद रखिए, मास, पार्टिकल्स के मास एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम खड़े हुए, हमारा कुछ मास है, आपका कुछ मास है, आपकी बॉडी हमको अट्रैक्ट कर रही है और हम आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन लड़ क्यों नहीं जा रहे, हम टकरा क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि अर्थ का मास इतना ज़्यादा, उसने हमको ज़्यादा फोर्स से खींच के रखा हुआ है, इसलिए हम उससे ज़्यादा चिपके हुए हैं, उसके प्रभाव में हम ज़्यादा हैं, इसलिए हम आपसे नहीं लड़ जा रहे हैं। अगर अर्थ हमारे ऊपर भी फोर्स लगाना छोड़ देना, मान लो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए, तो हमारी बॉडी आपको अट्रैक्ट करेगी, आपकी हमारी, हम ऐसा अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर बच्चों क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता होगा, लगता होगा, उसको भी इग्नोर करो, लेकिन पार्टिकल्स के बीच में भी बहुत जबरदस्त फोर्स लगता है, तो वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, ऐसा सही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। और ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये सेम टाइप के होंगे स्टूडेंट्स, चेक करो, वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है तो ये काफी पास पास आ गया, ऐसा सॉलिड में आपको देखने को मिलेगा कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे होंगे, ज्यादा। इन्हीं इंटरमोलिकुलर फोर्स को बच्चों बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्लास 11th में आप पढ़ोगे वॉन डर वॉल फोर्स, और तरह तरह के फोर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको अगर हम वाटर की बात करें, इसमें आप ऐसा फिंगर चलाते हो आइस में फिंगर ऐसा चलाओ, अपनी उंगली ऐसे ले जाओ आइस में, क्या आइस को काटते हो आपकी फिंगर चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ, आप फिंगर से आइस को नहीं काट सकते हो, लेकिन वाटर को आप कट कर सकते हो, ऐसा फिंगर डाल के हिला सकते हो, इधर उधर पानी इधर उधर चला जाता, पानी को काटते हुए आप चले जाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, तो दूर दूर है, और दूर दूर जब होंगे तो उनका बीच में स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्यान चेक करो, पार्टिकल दूर दूर है, स्पेस ज्यादा होने की वजह से बच्चों फोर्स कैसा हो जाएगा, कम। ध्यान से, पार्टिकल अगर पास पास होंगे, ठीक है ना, पार्टिकल अगर स्पेस कैसा होगा, ध्यान चेक करो, स्पेस अगर लेस होगा, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस अगर कैसा होगा, लेस, तो फोर्स कैसा होगा, ज्यादा। और स्पेस अगर कैसा होगा, मोर, स्पेस पार्टिकल्स के बीच में अगर ज्यादा होगा तो फोर्स कैसा होगा, लेस होगा। तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, सॉलिड से लेस है, इसीलिए तो आपकी फिंगर आराम से चली जाती है, क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना है नहीं। तो आप जो फिंगर से फोर्स लगाते हो वो फोर्स ओवरकम कर देता है किसको, इंटरमोलिकुलर फोर्स को। ऐसा फिंगर जाती है और वाटर के पार्टिकल के बीच वाले जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो कि कम है को तोड़ते हुए ऐसे फिंगर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही फिंगर निकल जाती है फिर से वाटर के पार्टिकल पास पास आ जाते हैं। क्यों, टूट के एकदम अलग क्यों नहीं हो जाता है, ऐसा पास पास इसलिए आ जाते हैं बिकॉज पार्टिकल्स के बीच में क्या लगता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो काफी ज्यादा तो लिक्विड में भी थोड़ा बहुत होता ही है, तो वापस से अट्रैक्ट कर लेते हैं। बहरहाल सॉलिड में सबसे ज्यादा आता है, लिक्विड में उससे कम, और गैसेस में बच्चों, गैसेस में तो ये फोर्स बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, इसमें पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर है, और स्पेस जितना ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में उतना इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा। तो यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी लेस। ओके, नाउ बच्चों नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है आपकी, ठीक है ना, वो क्या है, रिजिडिटी। अब रिजिडिटी कुछ बच्चे नहीं समझते बच्चों, ये फिजिक्स में आप इसको क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे रिजिडिटी, बट अभी के लिए हम बता दें, रिजिडिटी इज द टेंडेंसी ऑफ अ मैटर टू रेजिस्ट a change in the shape। ध्यान से सुनो, rigidity is the tendency of a matter, अभी हम पार्ट बी में भी आपको कराएंगे, परेशान ना हो। rigidity is the tendency of matter to resist a change in shape। ध्यान से करो, ये कैसी टेंडेंसी किसी मैटर की, जैसे बच्चों कोई बंदा है, बोलते हैं ऑनेस्ट है भाई, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है, ठीक है, तो ये ईमानदारी क्या है, उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरीके से मैटर की भी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। क्या बताती है रिजिडिटी, अगर किसी की रिजिडिटी ज्यादा होगी ना बच्चों, तो वो क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा ज्यादा, किसको, अ चेंज इन द शेप को ज्यादा रेजिस्ट करेगा, ज्यादा अपोज करेगा। ये क्या बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है, सुनो सुनो ध्यान से बच्चों, आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए ये स्केल है, सही है, ओके। अब ये स्केल है, कैसी बताओ, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, सॉलिड है। इसको हम ये देखिए दबा रहे हैं ऐसे, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, पर क्या इसका शेप चेंज हो रहा है कहीं, नहीं। ये हमने इसको फोर्स लगाया, ऐसा तो है नहीं कि इसका शेप चेंज हो गया, बॉल बन गई है या सिलेंडर बन गई है, तो हम तो इस पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये अपने अंदर होने वाले चेंज को, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, उसका शेप चेक करो, मैं तो चाहता हूं कि चेंज हो जाए, इसको दबाऊं मैं, शेप चेंज हो जाए, ये नहीं चाह रही है ऐसा, इसका शेप चेंज होना नहीं चाह रहा है, तो ये कैसा है, रिजिड है। मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आपको कैसे दिखाई पड़ेंगे, रिजिड। ये चेयर रखी हुई है सॉलिड, इस पे आप हाथ से फोर्स लगाइए, आप इसके शेप को चेंज करने की कोशिश करिए, ये चेंज नहीं होना चाहता, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी टेंडेंसी ज्यादा है। कैसी टेंडेंसी, टू रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब अपोज करना, टू रेजिस्ट इट्स चेंज, टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स शेप, टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स शेप,
ये टेंडेंसी इसकी ज़्यादा है कि जब आप इसको फोर्स लगा के इसका शेप चेंज करने की कोशिश करते हो तो इसको रेजिस्ट करता है, नहीं करने देता है, तो इसकी रिजिडिटी ज़्यादा है। सही है, तो ये चीज़ है बच्चों। अब लिक्विड की बच्चों रिजिडिटी कैसी होगी? मेरे ख्याल से तो रिजिडिटी लिक्विड की बहुत बेकार होगी, क्योंकि आप बहुत स्थिति खराब है लिक्विड की। तो लिक्विड को उठा के आप दूसरे बाउल में डाल देते हो तो अपना शेप चेंज कर लेता, वो दूसरे बाउल का शेप ले लेगा। सिलेंडर में डाल दोगे सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा, स्फेयर वाले बर्तन में डाल दोगे स्फेरिकल शेप ले लेगा, कोन में डाल दोगे कोनिकल वाला शेप ले लेगा। गैसेस की स्थिति तो बहुत खराब है। तो लिक्विड और गैस रिजिड नहीं होते हैं, लेकिन सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है। ठीक है ना बच्चों? तो रिजिडिटी में सॉलिड कैसा होगा? रिजिड। लिक्विड कैसा होगा? नॉट रिजिड। और गैस भी क्या होंगी? रिजिड नहीं होंगी। ठीक है ना? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों फ्लूइडिटी, FLUIDITY, फ्लूइडिटी। ओके, फ्लूइडिटी समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि फ्लूइड क्या होते हैं। फ्लूइड बच्चों, फ्लूइड क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच कैन फ्लो, द मटेरियल्स which can flow, ऐसे मटेरियल्स जो क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। फ्लो करने का क्या मतलब? बहना भाई, बहना। हवा बहती है, हवा भी फ्लो करती है। लिक्विड को जमीन पे डाल दिया, वो फ्लो करता है, वो भी बहता है। कोल्ड ड्रिंक जमीन पे डाल दीजिए आप फर्श पे, वो भी बहती है। ठीक है, तो कुछ बच्चे फ्लूइड से समझते हैं केवल लिक्विड ही फ्लो कर सकते हैं। जी नहीं, गैसेस भी फ्लो करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं। ठीक है ना? तो इसके बारे में डिटेल में क्लास 11th में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों फ्लूइड क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच कैन फ्लो। और ये जो मटेरियल के फ्लो करने की जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, कि जो मटेरियल फ्लो करते होंगे, फ्लो करने की जो कैरेक्टरिस्टिक है, यही क्या कहलाती है? उसकी फ्लूइडिटी। कोई डाउट है बताइए? जैसे बंदा क्या है? ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्टी क्या है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक इसी तरीके से कोई मटेरियल फ्लूइड है, इसका मतलब वो फ्लो कर सकता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फ्लो करने की। तो हम बोलेंगे भाई फ्लूइडिटी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि फ्लूइडिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक, बट फ्लूइड इज अ मटेरियल विच कैन फ्लो। और ये फ्लो करने की कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। ओके, तो बताओ बच्चों, ये देखिए, ये सॉलिड की स्केल रखी हुई, क्या ये फ्लो कर रही है? ये एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाएगी क्या? हाँ, फेंक दोगे तो अलग बात है, ये फ्लो नहीं कर रही है ऐसे, ये स्ट्रीम्स बनाते हुए फ्लो नहीं कर रही है। ठीक है, अब ये लेमिनार फ्लो वगैरह क्लास 11 में पढ़ोगे, छोड़ो बहरहाल। तो बच्चों सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, ठीक है, लेकिन लिक्विड कैन फ्लो। तो लिक्विड में फ्लूइडिटी मिलेगी आपको, गैसेस में भी फ्लूइडिटी मिलेगी बच्चों। गैस एक स्थान से दूसरे स्थान चलेगी, आप सिलेंडर का नॉब खोल दीजिए, गैस फ्लो कर जाएगी। सही है ना? तो लिक्विड फ्लो नहीं कर सकते हैं, सॉलिड फ्लो कर सॉलिड कैन नॉट फ्लो, लिक्विड कैन फ्लो एंड गैसेस कैन फ्लो। नाउ नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? अभी हमने आपको बताया था क्या? टू रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। तो हमने दो मैटर लिए, दोनों पे हमने सेम फोर्स लगाया, जो अपना वॉल्यूम ज्यादा कम कर लेगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ऐसे भी आप समझ लीजिए, क्लास 11th में इसका फॉर्मूला भी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो आप मुझे बच्चों देख के बताइए, ये देखिए ये स्केल है, अब हम इसको कंप्रेस करने जा रहे हैं। हो रही है क्या? नहीं, इसका वॉल्यूम तो कम नहीं हो रहा है। क्या इसका वॉल्यूम नहीं कम हुआ होगा? हुआ होगा, आपको आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा। इसके पार्टिकल बहुत पास हैं, पार्टिकल के बीच में स्पेस कैसा है? बहुत कम है। तो जब हम ऐसा जब हम बाहर से फोर्स लगाते हैं ना, तो पार्टिकल थोड़े से ऐसे पास आए हुए हैं, थोड़े से। ठीक है, बट वो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। तो आप बोलते हो भाई इसकी कंप्रेसिबिलिटी कितनी? लगभग नो नहीं लिखा है हमने नेग्लिजिबल लिखा है कि होती तो होगी कंप्रेसिबिलिटी, इसका वॉल्यूम कम तो होता है, लेकिन बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि आप पहचान ही नहीं पाओगे। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान चेक करो, मैं आपको इसको डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूँ। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब समझो बच्चों, ये देखिए, ये कोई सॉलिड ब्लॉक है वुड का, लकड़ी का, इसको आपने दबाया, पता है ये थोड़ा सा उसने वॉल्यूम चेंज किया होगा, बहुत थोड़ा सा। ये देखिए, इसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा लग रहा है दिखने में और इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम लग रहा है। ठीक है, बट आप जज नहीं कर पाओगे, इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है? नेग्लिजिबल। क्यों हो जाता है ये वॉल्यूम कम? क्योंकि पार्टिकल पहले इतना दूर थे, अब जब आपने बाहर से फोर्स लगाया तो पार्टिकल थोड़े पास आ गए, तो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? कम। बट आप ये मान के चलिए कि सॉलिड में लगभग कंप्रेसिबिलिटी कितनी होती है? नेग्लिजिबल, लगभग ना के बराबर होती है, क्योंकि वो सब फिर फिजिक्स के मैटर है, वो सब आप लोग क्लास 11 में पढ़ोगे ना। मुझे बताओ बच्चों, लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है क्या? बताइए। यस, थोड़ा बहुत तो किया जा सकता है, रादर देन सॉलिड। क्यों?
क्यों? क्योंकि बच्चों लिक्विड में पार्टिकल के बीच में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। तो आप बाहर से जब फोर्स लगाएंगे तो जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतने थोड़े से पास आ जाएंगे। तो ये थोड़े से कंप्रेसिबल हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। हालांकि डेली लाइफ में ये बात भी हमें समझ में नहीं आती है। अगर हम किसी मशीन से इसको ऐसा कंप्रेस करें, ठीक है, होगा ये कंप्रेस, ठीक है, बट थोड़ा कम ही होगा। सबसे अच्छी कंप्रेसिबिलिटी कहाँ देखने को मिलेगी बताइए? इसीलिए हमने बच्चों लिक्विड वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है? कंप्रेसिबल। हमने वहाँ बता दिया कि हाँ भाई ये कंप्रेसिबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। गैसेस चेक करो। हाँ, गैसेस ये देखिए, मान लीजिए बच्चों यहाँ पे देखिए गैस भरी हुई है, ठीक। अब दिमाग लगाओ बच्चों, ये देखो, मान लो ये इसमें भी पूरी गैस भरी हुई है, लिक्विड मत देखो यार, मान लो इसमें पूरी गैस भरी हुई है, ठीक है बच्चों। इसमें कोई पिस्टन लगा हुआ है। अब बच्चों को पिस्टन नहीं समझ में आता, सिलेंडर में पिस्टन क्या होता है? सुनो, इंजेक्शन देखा है सुई लगाने वाला? हाँ, तो जब डॉक्टर सुई लगाता है आपको, तो ये देखिए ये ऐसा इंजेक्शन है, ठीक, और ये ऊपर से आप ऐसा प्रेस करते हो, यहाँ पे एक कुछ चलता रहता है ऐसे, जो लगातार किनारे किनारे की दीवारों को टच करता हुआ नीचे उतरता है, जो कि इतना एयर टाइट होता है, मतलब यहाँ से एयर भी नहीं पास हो सकती है, कोई लिक्विड भी नहीं पास हो सकता है। तो यही पिस्टन होता है बच्चों, जो नीचे ऊपर नीचे मूव करता है। इंजेक्शन को ऐसा पीछे खींचता है, जब उसमें दवा भरता है तो ये पिस्टन कहाँ जाता है? चढ़ के ऊपर, और बाहर से प्रेशर लगाता है तो ये पिस्टन कहाँ चला जाता है? नीचे। तो लेट अस अज्यूम कि इसमें बच्चों पूरी ऐसे कोई गैस भरी हुई है। अभी इसका वॉल्यूम है कितना? 2 यूनिट। कितना है? 2 यूनिट। पिस्टन लगा हुआ है, ऊपर से हमने ऐसा इस पर प्रेशर लगाया, ये पिस्टन ऐसे आ जाएगा। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, पहले की स्थिति क्या थी? पहले की स्थिति थी ये देखिए कुछ ऐसी, और सेकेंड स्थिति ये ऐसी। ये पिस्टन लगा हुआ है, अभी यहाँ इसके ब्रिम तक है, इसके किनारे तक है, टॉप तक है। आपने ऐसा प्रेशर लगाया, पिस्टन उतर के कहाँ जाएगा? नीचे। पहले गैस भरी थी पूरी 2 यूनिट में, मान लो पूरे बर्तन का वॉल्यूम कितना है? 2 मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो अब ये पिस्टन यहाँ आ गया थोड़ी देर के बाद, ये चेक करिए। हाँ, तो यहाँ पीछे गैस थोड़ी ना, सारी गैस कहाँ आ गई? नीचे। अगर यहाँ गैस के 100 पार्टिकल थे, अभी भी 100 पार्टिकल हैं, लेकिन अब पहले वो इतना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते थे, अब वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। यानी कि अब वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब से कम होकर कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब। बात समझ नहीं? तो वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और वॉल्यूम डिक्रीज कर दे अगर कोई मटेरियल या मैटर, तो हम क्या बोलते हैं? वो हाईली कंप्रेसिबल है। चेक कर लो, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? टू रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। तो उस पर फोर्स अप्लाई करें तो वो अपने वॉल्यूम को क्या कर ले? कम कर ले। जो अपने वॉल्यूम को कम कर ले फोर्स लगाने पे, हम बोलते हैं क्या है? वो कंप्रेसिबल है। तो चेक कर लिए बच्चों, यहाँ पर हमने गैसेस में लिखा हुआ है कि ये क्या है? हाईली कंप्रेसिबल है। कोई डाउट है बताइए? नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट 7th पॉइंट, मोशन ऑफ पार्टिकल के बारे में बच्चों थोड़ा सा कॉमेंट कर दीजिए यहाँ। मोशन ऑफ पार्टिकल्स, अब देखिए बच्चों, ये देखिए सॉलिड है, ठीक। ये बात बताओ, क्या इसके पार्टिकल, ये स्टील का बना हुआ है, क्या इसके पार्टिकल निकल के भाग जा रहे हैं कहीं? हाँ, तो इनका मोशन लगभग कैसा है? निग्लेजिबल है। क्या मोशन नहीं करते होंगे? कर रहे होंगे, अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट करे होंगे धीरे 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 धीरे, वो हमें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इनके पार्टिकल्स का मोशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, वरना तो अगर बहुत अच्छा मोशन होता है ऐसे हाथ में रखते, और ये स्टील के पार्टिकल ऐसे निकल जाते, जैसे पानी नहीं फ्लो कर जाता है, ये निकल जाते कहीं पर। कहाँ, ये तो बड़े अच्छे टाइटली पैक है। क्यों? इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अच्छे से एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो निकल के नहीं भाग रहे हैं, इनका मोशन कैसा है? निग्लेजिबल है। सही है, तो ध्यान से चेक करिए। कैन नॉट मूव फ्रीली, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं इसके पार्टिकल सॉलिड के। लेकिन बच्चों लिक्विड में पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, हमने लिखा हुआ है। क्यों? आप देखते हो लिक्विड को ऐसा फर्श पे गिरा दो, निकल जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे, ठीक है, आराम से मूव कर जाते हैं। और सबसे बढ़िया मोशन कौन करते हैं? गैसेस के पार्टिकल रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मतलब आप बता ही नहीं सकते हो कि किधर जाएंगे, कभी तो दिशा इधर है, कभी तो दिशा इधर है। एक्चुअल में ये कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं, ये गया पार्टिकल सामने वाली दीवार पर टकराया और अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। ये रैंडम मोशन करता है, कॉन्टिन्यूसली इधर उधर मोशन करता रहता है। इसकी तो दिशा ही आप फिक्स नहीं कर सकते, बहुत फास्ट मोशन करता है, रैंडमली मतलब किसी भी दिशा में इधर उधर ये मोशन करेगा। सही है। अगर आप गैस के एक मॉलिक्यूल को लेके इस कमरे में छोड़ दें, और मान लो आप गैस के मॉलिक्यूल को देख सकते हो और कमरा चारों तरफ से बंद है, और आप देख सकते हो, मान लो आप सुपरमैन हो, कोई आत्म शक्ति है बढ़िया, उस मॉलिक्यूल को देखो, इधर से टकराएगा, जूम, सामने से टकराएगा, इधर बोर्ड पे टकराएगा, उधर टकराएगा, इधर उधर इधर उधर, रैंडमली कॉन्टिन्यूस मोशन करेगा ये। इवन रूम टेम्परेचर पे भी, वो कहीं गर्म अगर उसको कर दो ना, हीट दे दो, तब तो क्या कहने, तब तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि पूछो मत, बहुत तेजी से भागेगा तब तो यहाँ पे हमने लिखा है इन गैसेस के पार्टिकल्स क्या करते हैं? इन अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन। कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन का मतलब समझा है? कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, रैंडम मतलब हम कह ही नहीं सकते कहाँ जा रहा है वो, कौन सी डायरेक्शन में, हर पल डायरेक्शन चेंज करेगा, जैसे कहीं टकराएगा डायरेक्शन चेंज, जैसे कहीं टकराएगा डायरेक्शन चेंज। ओके, कोई डाउट है बताइए? तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अभी आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस देखा, ठीक है। दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल। इंटरकन्वर्टेबल मीन्स व्हाट?
मीन्स हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में, एंड वाइस वर्सा, मतलब इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है। गैस को लिक्विड में ले आ सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड स्टेट में। कैसे? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, कुछ बच्चों को पता नहीं होता है कि टेम्परेचर का क्या मतलब होता है और प्रेशर का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, टेम्परेचर इज नथिंग, हालांकि टेम्परेचर को हम लोग बार बार अभी फिजिक्स पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें डिफाइन भी करेंगे, बट मैं आपको भी आपकी सहूलियत के लिए बता दूं, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ, टेम्परेचर इज व्हाट, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है? देखिए, कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट या कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, वो कितने हद तक गर्म है या ठंडा है, इसको हम टेम्परेचर से बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आइस है, ठीक है, बर्फ है, ठीक है ना, तो बर्फ का टेम्परेचर हम लोग ऐसे करके बताते हैं, भाई आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, ठीक। अब वाटर है हमारे पास, मान लीजिए, ठीक है ना, वाटर है, तो वाटर का टेम्परेचर है, लेट अस अज्यूम 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ये वाटर है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों को कंपेयर करके हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, यहाँ पे देखिए नंबर क्या यूज़ किया गया है, 25, ठीक है, और यहाँ पर नंबर क्या यूज़ किया गया है, डिग्री 0, ठीक है ना। तो 0 25 के कंपैरिजन में क्या है, छोटा है, इसका मतलब ये कोल्ड है और ये क्या है, हॉट है, ठीक। अब मान लीजिए कि हमारे पास वाटर है, लेकिन वो वाटर का टेम्परेचर है 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, वाटर है और ये वाले वाटर का टेम्परेचर है 75 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान से चेक करो, ये वाटर 1, ये वाटर 1 है, एक सैंपल है हमारे पास वाटर का, सैंपल 1, और ये है सैंपल 2। सैंपल 1 और 2 को कंपेयर करिए, ठीक है ना। जब आप कंपेयर करोगे तो आप क्या देखोगे, सैंपल 1 जो था हमारे पास, उसका टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, सैंपल 2 का टेम्परेचर कितना है, 75 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, ये नंबर छोटा है, ठीक है ना, और ये नंबर बड़ा है, ठीक है ना। तो इन दोनों में डिग्री ऑफ हॉटनेस किसकी ज़्यादा है, तो जवाब है 75 वाले की। डिग्री ऑफ कोल्डनेस किसकी ज़्यादा है, तो जवाब है 25 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर की। तो इस तरीके से टेम्परेचर इज नथिंग, टेम्परेचर सिर्फ एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमें ये बताता है, ये सब क्योंकि हम लोग नंबर समझते हैं ना, हम लोग क्या समझते हैं, नंबर समझते हैं। तो कोई चीज़ कितनी गर्म है या कोई चीज़ कितनी ठंडी है, इसको बताने के लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई हुई जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, प्रेशर इज नथिंग, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे कि मान लीजिए ये कंटेनर है, ठीक है ना, और इस कंटेनर में गैस भरी हुई है, ठीक है, तो ये गैस पर यूनिट एरिया, मतलब ये कंटेनर में गैस है तो कंटेनर की वॉल होगी, अंदर कंटेनर की दीवार है, ठीक है, तो गैस कंटेनर की वॉल पे, भाई वॉल का, दीवार का क्या होता है, एरिया। तो जो अंदर गैस भरी हुई वो दीवार के पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगाती, यही क्या है, यही गैस का प्रेशर है, गैस का प्रेशर है, ठीक है ना। तो प्रेशर इज नथिंग, फोर्स पर यूनिट एरिया। आप खुद दिमाग लगाइए, अगर मैं एरिया को 1 कर दूं, यहाँ पर एरिया को अगर मैं 1 यूनिट कर दूं तो प्रेशर कितना हो जाएगा, F/1, F/1 कितना हो जाएगा, F। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, प्रेशर नथिंग, प्रेशर इज नथिंग, प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अप्लाइड बाय द गैस ऑन 1 यूनिट एरिया। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टेंशन मतलब, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए हमारे पास सॉलिड है, ठीक है, पहले आप ये ऊपर वाला देखो, यहाँ पे जो हीट लिखा हुआ है हमने, तो सॉलिड को अगर आप हीट करोगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड को हीट करोगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कैसे हुआ उसको आप देखिए, इसको हम आपको समझाते हैं किसकी हेल्प से, हम आपको आइस, वाटर और स्टीम की हेल्प से इसको हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, ये आपके पास आइस है, ठीक है, ये आइस का एक टुकड़ा है छोटा सा, ये बर्फ है, ठीक है ना, और इसका टेम्परेचर है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस अभी मान लीजिए। तो ये सॉलिड स्टेट में, सबको पता है कि वाटर का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वो आइस में चेंज हो जाता है, इतना तो सबको पता होगा। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, पता है क्या, अगर हम आपसे ये पूछें कि ये आइस कैसे बना, ये आइस कैसे बना, आइस कैसे बना, तो आप बोलोगे सर वाटर हमने लिया था, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, आइस बन गया। बिल्कुल सही आपने बोला। तो हुआ क्या होगा, पहले आप ये देखिए जरा, पहले हमारे पास वाटर का एक सैंपल होगा, ठीक है ना, पहले ये वाटर हमारे पास रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाटर हमारे पास रहा होगा, तो इसको हमने क्या किया होगा, इसमें से हमने हीट कंटेंट बाहर निकाला है। क्या निकाला है, हीट कंटेंट बाहर निकाल लिया है इसमें से। हीट कंटेंट मतलब बच्चों इसमें जितनी भी हीट थी उसको हमने बाहर निकाल लिया। कौन करता है ऐसा काम, रेफ्रिजरेटर। अरे रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर वगैरह लगा रहता है ना, तो रेफ्रिजरेटर की मैकेनिज्म ही यही होती है। रेफ्रिजरेटर का काम ही ये होता है कि जो भी मटेरियल, जो भी सब्सटेंस आप, जो भी चीज़ आप रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हो, दूध रख देते हो ठंडा हो जाता है, पानी रख देते हो ठंडा हो जाता है। कैसे ठंडा होता है, ठंडा होने का मतलब उसमें से हीट एनर्जी को बाहर निकाल लिया गया है, हीट एनर्जी को बाहर निकाल लिया गया। ये हीट एनर्जी कौन बाहर निकालता है,
तो जवाब है रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर लगा होता है, उसका मैकेनिज्म ही ऐसा होता है कि उसमें से हीट कंटेंट बाहर निकाल लेता है। अब ध्यान से समझ रहा, देखो बच्चों, जब आपने इसमें से हीट बाहर निकाल ली तो पता है वाटर क्या है, लिक्विड है, आपको पता है। इसके पार्टिकल कुछ ऐसे थे, ठीक है ना, इसके पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर थे, और आपको पता है गैस के तो बहुत दूर दूर होते हैं और सॉलिड के बहुत पास पास होते हैं पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। तो जब आपने इसमें से हीट कंटेंट निकाल लिया, यानी कि हीट एनर्जी जब आपने इसमें से निकाल ली, तो होगा क्या बताओ, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये रैंडमली इधर उधर मोशन नहीं करेंगे, ये पास पास आ जाएंगे। भाई काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा होगी पार्टिकल की, तभी तो वो रैंडमली इधर उधर मोशन करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि गैस के पार्टिकल्स को देखिए, गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वो इधर उधर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसमें हीट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें हीट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप हीट कंटेंट गैस में से किसी तरीके से निकाल लें, यानी कि इसको ठंडा कर दें, तो ये पहले लिक्विड में चेंज होगा, ठीक। पार्टिकल्स की देखो हीट कंटेंट जो आप निकाल रहे हो, यानी कि हीट एनर्जी निकाल रहे हो, हीट एनर्जी जो है ना यहाँ पे मटेरियल के पास, हीट एनर्जी किसका काम करती है, काइनेटिक एनर्जी का। हीट कंटेंट निकाल रहे हो मतलब आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहे हो, ऐसे समझो आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वो इधर उधर रैंडम मोशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा पास हो जाएंगे। तो गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। ये गैस है, ये देखिए गैस किस में चेंज हो गई, लिक्विड में। और उसके बाद क्या हो गया कि आपने इस लिक्विड में से अगर हीट कंटेंट और ज्यादा निकाल लिया, तो ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी, तो उनका रैंडम मोशन जो इधर उधर कर रहे थे वो और कम हो जाएगा, और पास पास आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ेगा, ठीक है ना। तो बस अब ये सॉलिड बन जाएगा, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। अब इसी का रिवर्स प्रोसेस देखिए, हालांकि नीचे वाली चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कि यहाँ पे ये देखिए जरा, यहाँ पे गैस था, ठीक है ना, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थे, आपने कूल किया। जब आप यहाँ पे कूल कर रहे हो तो क्या हो रहा है बताइए, कूल करने का मतलब हीट कंटेंट इसमें से बाहर निकाल रहे हो। गैस को ले गए हमने, गैस का एक सैंपल लिया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो रेफ्रिजरेटर ने क्या किया, गैस में से हीट कंटेंट बाहर निकाल लिया, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, पार्टिकल पास पास आ गए, तो ये देखिए लिक्विड बन गया ये, ठीक है ना। अब इसमें से अगर और हीट कंटेंट बाहर निकाल लोगे आप, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की और कम कर रहे हो, तो ये और पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये सॉलिड बन जाएगा, सही है ना। तो ये नीचे वाला प्रोसेस हमने आपको बता दिया है, कूलिंग करने वाला, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर हीट करने वाला प्रोसेस है। अब आप ऐसे चलो लेफ्ट टू राइट, क्या होगा बताओ, ये सॉलिड है, सॉलिड को आपने क्या किया, हीट किया। जब आप हीट करोगे तो अब आप क्या कर रहे हो, पहले आप हीट कंटेंट बाहर निकाल रहे थे, अब हीट कंटेंट इसको दे रहे हो, अब इसमें आप हीट दे रहे हो। जब आप हीट दोगे, हीट देने का मतलब क्या है, एनर्जी दे रहे हो। जब आप एनर्जी इसको दोगे, किसको, सॉलिड को, तो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, पार्टिकल इधर उधर फिर से रैंडम मोशन करेंगे, ठीक है ना, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये देखिए पार्टिकल्स ऐसा दूर दूर हो जाएंगे थोड़ा सा, ठीक। फिर आपने हीट करना है, मतलब अभी लिक्विड में आ गया, फिर आपने हीट करना है। आप हीट करोगे तो क्या होगा बताइए, हीट करने का मतलब आप इसको फिर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, फिर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बनाने में। और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो रैंडमली बहुत दूर तक इधर उधर मोशन करने लगते हैं, मतलब वो कौन से स्टेट में आ जाएंगे, गैसेस स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए गैसेस स्टेट में आ गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। यहाँ पे हमने टेम्परेचर चेंज करने, सॉरी प्रेशर चेंज करने की बात नहीं करी है, हमने आपको केवल टेम्परेचर चेंज करने की यहाँ पे बात करी हुई है कि हाँ भाई आप एक बार क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, यानी कि हीट कर रहे हो, तो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, और जब आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो गैस किस में चेंज हो रहा है, पहले लिक्विड में और लिक्विड फिर सॉलिड में। हमने प्रेशर चेंज करने की बात यहाँ पर क्यों नहीं करी, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे ये डिपेंड करता है, क्या, स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन प्रेशर की बात अभी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी बहुत ही डिटेल में है, जब अलग अलग सॉलिड्स लिए जाएंगे, अलग अलग गैसेस ली जाएंगी, लिक्विड ली जाएंगी, और उनका इंटर कन्वर्जन हमको दिखाया जाएगा। हमारे पास एक एनसीईआरटी में चार्ट बना होगा, वहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज किया जाएगा, प्रेशर भी चेंज किया जाएगा, और हम वाटर के ट्रिपल पॉइंट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ प्रेशर पे कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन याद रखिएगा इस इंटर कन्वर्जन में प्रेशर का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो अभी हमने आपको कहानी बताई है, आइस से क्या बनना, वाटर, वाटर से क्या बनना, स्टीम बनना, ये जो कहानी बताई है हमने, ये आपको हमने नॉर्मल प्रेशर पे बताई है। नॉर्मल प्रेशर का मतलब आप ये समझ लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बताई है। अभी आप खड़े हो ना, तो जो भी प्रेशर है भाई, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है ना हम लोग के ऊपर, जो भी प्रेशर, इसको 1 ATM बोलते हैं। 1 ATM का मतलब 1 ATM का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। तो अभी हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करी हुई है, अभी हम प्रेशर नहीं चेंज कर रहे हैं। आप जब प्रेशर चेंज करोगे तब भी इस कन्वर्जन पे इफेक्ट आएगा, वो हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो इतना अगर आपको नोट करना है तो ये बस एक बच्चों ब्रीफ इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, ठीक है ना। तो इसको तो सब पढ़ना ही आगे, तो बाद में पढ़ेंगे इसको, इतना बहरहाल नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल और बल्क लेवल। देखिए बच्चों, मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो भी 2 लेवल पे किया जाता है। एक लेवल होता है आपका कौन सा,
एक तो बेसिस होता है आप या फिर लेवल होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल, जो कि आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैटर का क्लासिफिकेशन माइक्रोस्कोपिक लेवल के बेसिस पे किया जा सकता है या फिर मैक्रोस्कोपिक। अब देखिए माइक्रो और मैक्रो इन दोनों शब्दों में डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं। देखिए जब आप कुछ एटम्स, देखिए मान लीजिए कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एटम है, थाउजेंड्स ऑफ एटम को आप साथ में लेके जब स्टडी करते हो किसी मैटर की, ठीक है, मतलब कोई मैटर है उसके केवल 1000 एटम्स के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल। यानी कि 1000 नहीं, मतलब लैक्स ऑफ एटम भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको पता है अगर 1 लाख एटम भी हम लोग ले लें तो सोचिए वो बहुत ही कम होगा, है ना। तो बहुत ही छोटे लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं, मतलब एटम की, एक एटम की स्टडी करते हैं या एक से ज़्यादा एटम की स्टडी करते हैं, एक से ज़्यादा एटम का मतलब है 1000 एटम होंगे या 5000 एटम होंगे या 1 लाख एटम होंगे, उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो वो आता है माइक्रोस्कोपिक लेवल में, जो कि आपको हायर एजुकेशन में पढ़ना है, ठीक है ना। अभी आपको मैटर की स्टडी करनी है, ऑन द मैटर का को क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मैक्रोस्कोपिक लेवल या बल्क लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल का क्या मतलब है, ये जितनी भी चीज़ें आपको आसपास दिखाई पड़ रही हैं ये मैक्रोस्कोपिक लेवल ही तो है। चेक करिए, मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बड़े लेवल पे। ये देखिए डायरी है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मतलब इसकी अगर हम स्टडी करें, मैटर है ना, इसकी अगर हम स्टडी करें कि भाई ये कैसे बना हुआ है, ये मतलब ये मिक्सचर है कि प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि फर्दर मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हम लोगों ने, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में। तो इस मैटर को हमें मिक्सचर में रखना है कि प्योर सब्सटेंसेस में रखना है, ठीक है ना। अब जैसे ये देखिए बॉटल है, ठीक है ना, बॉटल में पानी है, पानी में शुगर डाल के इसको एक साथ मिक्स कर लूँ, ठीक है ना। तो इसकी अगर मैं स्टडी करने जा रहा हूं तो ये किस में आएगा, ये आएगा मैक्रोस्कोपिक लेवल में या बल्क लेवल में, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल में बहुत ही छोटे लेवल्स पे एटम्स की स्टडी करी जाती है, मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स की, उस ग्रुप ऑफ एटम में आपके 1000 एटम या 1 लाख एटम ऐसे करके हो सकते हैं, जो कि हमें नहीं पढ़ना है, तो ये आप हटा दीजिए, ठीक है ना। ये आपकी जानकारी के लिए हमने बताया बस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल और बल्क लेवल। बल्क का मतलब क्या होता है, बहुत बड़े ग्रुप में, ठीक है ना। तो बहुत बड़े ग्रुप में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे मैटर की। बहुत बड़े ग्रुप का मतलब है जितनी भी आसपास आपको चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है, ये सब बल्क लेवल पे है या फिर माइक्रोस्कोपिक या फिर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए मैक्रोस्कोपिक लेवल या बल्क लेवल पे मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मैटर को फर्दर क्लासीफाई किया गया। नंबर 1 इज व्हाट, मिक्सचर्स, नंबर 2 इज प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्सचर्स की डिटेल में, उसके बाद हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस की। अब देखिए मिक्सचर को भी फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज व्हाट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस को भी 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, एलिमेंट्स एंड नंबर 2 व्हाट, नंबर 2 कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंसेस की बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले हम अच्छी तरीके से मिक्सचर को समझ लेते हैं। तो केमिस्ट्री में मिक्सचर्स हम किसको बोलते हैं, केमिस्ट्री में देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं साइंस में, केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो हमें अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री चलना पड़ेगा यहाँ पर। केमिस्ट्री में मिक्सचर की जो डेफिनेशन होती है उसको सोच के चलिएगा, उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। आपके मन में जो मिक्सचर चल रहा हो वो मिक्सचर नहीं होगा। केमिस्ट्री में मिक्सचर किसको बोलते हैं उसको देखिए, तो आपकी कॉपी में आप लोग नोट लगाएंगे। मिक्सचर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इज व्हाट, a mixture contains 2 or more substances present in it in any ratio which are called its component। अब मेरी बात सुनिए जरा, कहता है कि मिक्सचर कंटेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस होंगे, ठीक है ना। और ये जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस होंगे इनको हम किसी भी रेशियो में ले सकते हैं, और ये 2 या 2 से ज्यादा जो भी सब्सटेंसेस होंगे इनको हम मिक्सचर के क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं, इनको हम मिक्सचर के कंपोनेंट बोलते हैं। अब इसको आइए हम आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाते हैं। देखिए बच्चों, हम आपके सामने यहाँ पर ये देखिए हमने वाटर लिया, ठीक है, और वाटर में हम क्या कर रहे हैं, इसमें शुगर डाल रहे हैं, थोड़ा सा इसमें शुगर डाला हमने और उसको हमने ऐसा स्टर कर दिया, शेक कर दिया, हिला दिया, ऐसा ये देखिए मिक्सचर तैयार हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखिए ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन को मैं SLN शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन है, किसका किसका सॉल्यूशन है बताइए, इसमें वाटर भी है, ठीक है ना, और क्या है इसमें, शुगर भी है, वाटर है शुगर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वाटर और शुगर को हम क्या बोलेंगे, ये मिक्सचर कर लो, इसको सॉल्यूशन मत लिखो, मिक्सचर लिख लो। हालांकि सॉल्यूशन भी एक तरीके का मिक्सचर होता है, बट सॉल्यूशन क्या होता है ये हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, छोड़ो उसको। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मिक्सचर हमने एक बनाया, किसका, वाटर और शुगर का। तो पता है अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इस मिक्सचर के कंपोनेंट बताओ, इस मिक्सचर के कंपोनेंट बताओ, ठीक है, ये कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना हुआ है, ये कौन कौन से सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है, तो आप बोलोगे सर 2 तरीके के सब्सटेंस हैं, पहला है वाटर और दूसरा क्या है, शुगर। तो यहाँ पर वाटर और शुगर क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट्स कहलाएंगे। यहाँ पे वाटर और शुगर क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट्स कहलाएंगे। किसके कंपोनेंट्स, ये जो भी मिक्सचर आपने तैयार किया हुआ है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको कंपोनेंट समझ में आ गया होगा। अब उन्होंने क्या बोला था डेफिनेशन में, उन्होंने बोला था कि अ मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है ना।
मिक्सचर में हमेशा क्या होगा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होंगे, यानी कि सब्सटेंसेस का मतलब क्या, जिससे मिक्सचर बना हुआ है, यानी कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होंगे। हमने तो यहाँ एक ऐसा मिक्सचर तैयार किया जिसमें दो कंपोनेंट है, वाटर और शुगर। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, ध्यान से चेक करिए, बोलता है कि मिक्सचर में ये जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, मतलब कि सब्सटेंस बोलो आप इनको या कंपोनेंट बोलो, बात क्या है, सेम है, जिससे मिलकर बना हुआ है मिक्सचर उसको कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सब्सटेंस होंगे ना, ये बच्चों इन एनी रेशियो मिक्स किए जा सकते हैं, किसी भी रेशियो में लिए जा सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है सर, किसी भी रेशियो में लिए जा सकते हैं। तो बच्चों देखिए इसका ये मतलब है, फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास ये वाटर है, ठीक है ना, ये वाटर है। हम आपको यहाँ पे समझाने के लिए बताते हैं, ध्यान से चेक करिए। देखिए यहाँ पे हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं, ये दो डायग्राम है, ठीक है ना। मान लीजिए वाटर था मेरे पास, कितना पार्ट, 1 2 3, अरे छोड़ो इसको छोड़ो। मान लो वाटर लिया बच्चों मैंने, कितना पार्ट, वाटर लिया मैंने 4 पार्ट्स। एक बार मैंने क्या किया, वाटर लिया 4 पार्ट्स, ठीक है ना। 4 पार्ट्स वाटर लेने का मतलब ये आप समझ लो कि 4 पार्ट्स का मतलब आप, मैं कैसे आपको बताऊं, मान लो कि हम लोगों ने यहाँ पर 4 पार्ट्स का मतलब आप समझ लो बच्चों, अब देखिए बच्चों, इन एनी रेशियो का मतलब क्या होता है डेफिनेशन में, मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक एग्जांपल से, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन 1 और ये सॉल्यूशन 2 है, ठीक है ना। किसका सॉल्यूशन है, वाटर और शुगर का ही है। मान लो बच्चों हमने क्या किया, हमने एक बार W का मतलब वाटर लिया हमने एक बार, कितना, मान लो 40 ग्राम वाटर लिया, ठीक है ना, और शुगर लिया हमने कितना, 5 ग्राम, ठीक है ना। वाटर लिया हमने 40 ग्राम और शुगर लिया हमने 5 ग्राम। नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम हमने वाटर लिया 40 ग्राम, लेकिन हमने शुगर ले लिया कितना, शुगर ले लिया हमने 10 ग्राम। तो आप ध्यान से चेक करो, 40 ग्राम वाटर में अगर हम 5 ग्राम शुगर मिला के मिक्सचर तैयार करेंगे, ठीक है ना, तब भी मिक्सचर बन जाएगा। और 40 ग्राम वाटर में अगर हम 10 ग्राम शुगर मिलाएंगे तब भी हमारा यहाँ पर मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान दे जरा, वाटर और शुगर का या शुगर और वाटर का रेशियो यहाँ पर कितना है, मान लो मैं यहाँ पे देखो शुगर और वाटर का रेशियो निकालूं, तो ऊपर किसका मास रखोगे आप, शुगर का मास कितना है, 5, ठीक है ना, 5। वाटर का कितना है, 40, 5 1 5, 5 8 40, यानी कि शुगर और वाटर का रेशियो कितना है, 1:8 एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर वाटर और शुगर को पूछा जाता तो हम 8:1 बोल सकते थे, ठीक है ना। देख ये फर्स्ट सॉल्यूशन में, तो फर्स्ट सॉल्यूशन में शुगर और वाटर का रेशियो कितना है, 1:8। सेकंड सॉल्यूशन में देखिए, सेकंड सॉल्यूशन में शुगर और वाटर का रेशियो कितना है, शुगर और वाटर का रेशियो कितना है, शुगर और वाटर का रेशियो 10:40। ये देखिए कैंसिल हो गया, 0 से 0, 10/40, 1:4। तो यहाँ आंसर कितना आ रहा है, 1:4। तो आप समझ पाए यहाँ पर क्या, कि जब भी हम मिक्सचर तैयार करेंगे तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किसी भी रेशियो में लिए आ सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए जरा ध्यान से, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं किसका, अल्कोहल और वाटर का, ठीक है ना। अल्कोहल का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, C2H5, फॉर्मूले से हमें यहाँ मतलब नहीं है, ठीक है। इथेनॉल लिया हमने, अल्कोहल को वाटर में मिक्स कर दिया। क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्कोहल वाटर में किसी भी प्रोपोर्शन में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। अल्कोहल जो ड्रिंक करने वाला होता है उसको पानी में मिला के ही तो पीते हैं सब लोग, है ना, तो वो किसी भी रेशियो में ऐसा मिक्स हो जाता है, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से। तो अब ध्यान से चेक करो कि मान लो कोई अपना यहाँ पर एक मिक्सचर तैयार कर रहा है अल्कोहल का वाटर के साथ, उसने अल्कोहल लिया 1 पार्ट, ये देखिए अल्कोहल लिया 1 पार्ट, तो यहाँ पर उसने अल्कोहल लिया कितना, 1 पार्ट का मतलब बच्चों कुछ भी हो सकता है। लेट अस अज्यूम कि उसके पास एक छोटा सा कंटेनर है, उस कंटेनर में अल्कोहल भर के इसमें डाल देता है, उसको हम 1 पार्ट बोल रहे हैं। छोटा सा कंटेनर है, इसमें इसने अल्कोहल लिया, इसमें डाला 1 पार्ट, इसने अल्कोहल लिया, और बचे हुए 5 पार्ट्स, ये मान लीजिए 5 पार्ट्स इसमें और ऊपर 5 पार्ट्स वाटर ले लिया, 5 पार्ट्स क्या ले लिया, वाटर ले लिया। तो यहाँ पे अगर आपको अल्कोहल और वाटर का रेशियो कोई पूछे, 5 पार्ट वाटर लेने का मतलब समझ लो ना, ये छोटा सा उसके पास एक ग्लास था ऐसा, इसमें उसने अल्कोहल ऐसा भरा और बड़े ग्लास में डाला, फिर इस छोटे वाले ग्लास में 5 बार पानी लिया उसने, एक बार पानी लेके इसमें डाला, फिर दूसरी बार पानी लेके इसमें डाला, तीसरी बार, चौथी बार और 5वीं बार, ठीक है ना। तो इसमें टोटल कितने पार्ट्स हो गए, इस ग्लास के इसमें टोटल कितने पार्ट्स हो गए, बड़े वाले ग्लास में 6 पार्ट, 1 पार्ट अल्कोहल है और 5 पार्ट क्या है, वाटर है, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर अगर हम आपसे पूछें कि अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे यहां पर इस सॉल्यूशन में या इस मिक्सचर में, देखिए अल्कोहल ए मतलब अल्कोहल, W मतलब वाटर, अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, अल्कोहल 1 पार्ट था, ठीक है, और वाटर कितना पार्ट था, 5 पार्ट, तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है, 1:5 है, ठीक है ना।
लेकिन वाइस वर्सा इसी का उल्टा भी हम कर सकते थे, तब भी आपका मिक्सचर यहाँ पे तैयार हो जाता। मान लीजिए हमने क्या किया, इस बार हमने 1 पार्ट तो वाटर डाला, ठीक है। सेकंड केस में हमने क्या किया, 1 पार्ट हमने वाटर ले लिया, 1 पार्ट हमने वाटर ले लिया एंड 5 पार्ट क्या ले लिया हमने, अल्कोहल ले लिया, ठीक है। होता नहीं कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पीने की आदत होती, हाँ, तो पानी उन्होंने कम लिया और 5 पार्ट अल्कोहल ले लिया, ठीक है। अजीब सा बंदा, ऐसा करना नहीं चाहिए, वैसे भी अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। बहरहाल तो यहाँ पर अगर हम अल्कोहल और वाटर का अगर रेशो निकालें तो ध्यान से चेक करो, अल्कोहल है 5 पार्ट और वाटर है यहाँ पर 1 पार्ट, यानी कि अल्कोहल और वाटर का रेशो कितना है, 5:1 है, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पर मिक्सचर नहीं तैयार हुआ, ठीक है। अल्कोहल और वाटर का, ये भी अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, ये भी अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। अल्कोहल और वाटर क्या है, कंपोनेंट्स हैं। तो मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होगी, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कोई भी ऐसा मिक्सचर होता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, यहाँ पे हमने 2 सब्सटेंस का एग्जांपल लिया, फर्स्ट सब्सटेंस वाटर है, सेकंड है आपका अल्कोहल, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, और इन दोनों सब्सटेंस या 2 से ज्यादा भी सब्सटेंस हो सकते हैं। जैसे 2 से ज्यादा सब्सटेंस कैसे हो सकते हैं, सोचो आप घर में शरबत बनाते हो नींबू पानी वाला, लेमन भी डाल देते हो उसमें, नींबू का रस भी डाल देते हो, सोचो पानी भी डालते हो, शुगर भी डालते हो, थोड़ा सा सॉल्ट भी डालते हो, NaCl सोडियम क्लोराइड, नमक भी तो डालते हो, तो उसमें तो बहुत सारे कंपोनेंट हो गए। सोचो लेमन का जो आपका लेमन जूस जो आपने डाला है उसमें थोड़ा सा, हाँ, वो हो गया इसका फर्स्ट कंपोनेंट, वाटर हो गया इसका सेकंड कंपोनेंट, शुगर हो गया थर्ड कंपोनेंट, और सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक हो गया इसका फोर्थ कंपोनेंट, ठीक है ना। तो वो भी तो एक मिक्सचर है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसी तरीके से तो यहाँ पर आप ध्यान से चेक करिए, ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है। मिक्सचर में आपके जो कंपोनेंट्स होंगे उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किसी भी रेशियो में हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए अल्कोहल वाटर का रेशियो 1:5 है, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल और वाटर का रेशियो 5:1 है। यहाँ पे अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पर वाटर की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा मिक्सचर का। क्या डेफिनेशन है मिक्सचर का, सभी बच्चे कॉपी में नोट करेंगे, लर्न करेंगे। अ मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट, और ब्रैकेट में लिखेंगे इन एनी रेशियो, यानी कि हम बताना चाहते हैं जो सब्सटेंस लिया है इसको किसी भी रेशियो में लिया जा सकता है, जो सब्सटेंसेस को लिया है किसी भी रेशियो में लेके हम मिक्सचर बना सकते हैं। विच आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट, विच आर, ये विच आर किसके लिए लगा हुआ है, ये विच आर लगा हुआ है सब्सटेंसेस के लिए, जो सब्सटेंसेस को मिला के आपने मिक्सचर तैयार किया है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्या मिक्सचर। बच्चों मिक्सचर्स की 2 कैटेगरी है, इसको फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज व्हाट, होमोजीनियस मिक्सचर, एंड सेकंड इज व्हाट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब होता है, देखिए होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है बच्चों, सभी बच्चे याद करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है क्या, द मिक्सचर इन विच इट्स कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म। अब इसका क्या मतलब है, इट्स कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म। कॉम्पोजिशन का मतलब हमने आपको वीडियो नंबर 1 या 2 में शायद बताया था। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है उसकी रचना, वो कैसे बना हुआ है। जैसे कि बच्चों ध्यान से चेक करिए कि ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए, चलिए देखिए ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से चेक करो, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ पे हमने शरबत बनाया था, यानी कि मिक्सचर बनाया था, किसका, हमने यहाँ लिया था, मान लीजिए कि अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ओके, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर हमने 40 ग्राम क्या लिया था, वाटर, और शुगर हमने कितना लिया था, 5 ग्राम, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे आपको बोला था शुगर और वाटर का रेशियो निकालो, शुगर और वाटर का रेशियो निकालो, तो शुगर और वाटर का रेशियो कितना आया था, 5:40, यानी कि कितना आया था, 1:8। इसका मीनिंग समझ रहे हो, 1:8 का क्या मतलब है, 1:8 का ये मतलब है, ध्यान से चेक करो, शुगर इस टू वाटर का रेशियो 1:8 था। इसका क्या मतलब है, वाटर को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, या फिर आप एक काम करो, हाँ, वाटर को उधर भेजो और 8 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, क्या आ जाएगा, ध्यान चेक करो, वाटर इंटू 1, वाटर इज इक्वल्स टू 8 इंटू एस, 8s। इसका मतलब है कि जो वाटर है ना वो शुगर का 8 टाइम्स है। वाटर जो है वो मतलब वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो शुगर का क्या है, 8 टाइम्स है। ये इसका मीनिंग है, आपको दिखाई भी पड़ रहा है, चेक कर लीजिए। वाटर 40 ग्राम है और शुगर कितना है, 5। वाटर शुगर का भाई 5 का 8 टाइम्स करो, 40 तो आता है, ठीक है ना। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये शरबत बना के तैयार हो गया, ये शरबत बना के ऐसा तैयार हो गया। शरबत का टोटल मास कितना होगा बताओ, 40 + 5 45। लेकिन इस शरबत में से या इस मिक्सचर में से अगर मैं कहीं से भी थोड़ा सा एक सैंपल लूँ, ध्यान से सुनो, यहाँ से मैंने सैंपल निकाला, ठीक है ना, या एक काम करो, इसको ना आप छोटे छोटे ग्लासेस में डाल लो, छोटे छोटे ग्लासेस में, ये बड़ा सा ग्लास है, इसको छोटे छोटे ग्लासेस में डाल लो। फर्स्ट ग्लास को टेस्ट करो, सेकंड ग्लास को टेस्ट करो, थर्ड ग्लास को टेस्ट करो, आपको सबका टेस्ट कैसा आएगा, सेम आएगा। पता है क्यों, क्योंकि चाहे मैं यहाँ से सैंपल लूँ इसमें, चाहे मैं यहाँ से सैंपल लूँ, चाहे मैं यहाँ से सैंपल लूँ, कोई भी सैंपल मैं लूँ इस मिक्सचर का, कोई भी सैंपल लूँ, और उस सैंपल में अगर मैं चेक करूँगा ना तो मुझको शुगर और वाटर का रेशियो हमेशा 1:8 मिलेगा। यानी कि इसमें आप कहीं से भी इस मिक्सचर का कोई भी सैंपल लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, आपको हमेशा वाटर शुगर के कंपैरिजन में 8 टाइम्स ही मिलेगा।
ये होता है किसका मतलब, ये होता है किसका मतलब, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर में कॉम्पोजिशन कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, यानी कि एक जैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है यानी कि एक जैसा रहता है। ठीक है, आप कहीं से भी सैंपल लें, ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको वाटर और शुगर का जो रेशियो है, शुगर और वाटर का रेशियो वो कैसा मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्या, किसका एग्जांपल, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल। और होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होगी, द होमोजीनियस मिक्सचर द मिक्सचर इन विच इट्स कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में आप सैंपल कहीं पे लो, उसके कॉम्पोजिशन क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल देखिए, शुगर सॉल्यूशन है, एयर है, ठीक है ना, एयर देखिए, अगर एयर पॉल्यूटेड ना हो, मैं एकदम फ्रेश एयर की बात कर रहा हूँ, तो भैया फ्रेश एयर में आप चाहे फ्रेश एयर यहाँ से लो, आप चाहे लखनऊ से लो, चाहे दिल्ली से लो फ्रेश एयर, चाहे आप किसी गांव में चले जाओ, चाहे आप जापान में चले जाओ, हर जगह आप देखोगे तो एयर का जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है ना, वो यूनिफॉर्म रहेगा, एक जैसा रहेगा। यानी कि जितने परसेंट उसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए उतने ही परसेंट ऑक्सीजन होगी, जितने परसेंट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए उतने ही परसेंट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जितने परसेंट उसमें नाइट्रोजन होनी चाहिए उतनी परसेंट उसमें नाइट्रोजन होगी। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ गैसेस नहीं चेंज होगा। ठीक है, गैसेस क्या है, गैसेस क्या है, गैसेस क्या है, डिफरेंट गैसेस जो है एयर में वो क्या है, उसके कॉम्पोनेंट्स हैं, तो कॉम्पोनेंट्स का रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, वो यूनिफॉर्म होगा, एयर आप कहीं से भी ले लो। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये चीज़ है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, कि एयर क्यों होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, अगर आप ध्यान से चेक करें, शुगर और वाटर को हमने लिया था, ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो गए। आप बाहर से इसको मतलब फिजिकली देख नहीं सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने अंदर से आपने ये सॉल्यूशन के अंदर या मिक्सचर के अंदर हाथ डाला और ये शुगर का एक पार्टिकल बाहर निकाल लिया, ऐसा तो नहीं होगा। अगर आप अंदर से कोई भी सैंपल निकालोगे ना, तो आपको अलग अलग कंपोनेंट आपके हाथ में नहीं आएंगे, आपके हाथ में मिक्सचर ही आएगा। यानी कि शुगर और वाटर अलग अलग नहीं आएगा आपके हाथ में सॉल्यूशन मिक्सचर ही आएगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर ही आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो यही रीजन है, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स लगाए हुए हैं होमोजीनियस मिक्सचर में। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। ठीक है, जो मिक्सचर के कंपोनेंट होंगे वो कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, एंड इट्स कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म। एग्जांपल्स इसके कुछ देख लीजिए, शुगर सॉल्यूशन, एयर, और भी हो सकता है, जैसे नमक आप सब्जी में डालते हो ना घर में, नमक, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, उसको आप पानी में मिला के मिक्सचर तैयार कर लीजिए, वो भी यूनिफॉर्म मिक्सचर है, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर है। अब नेक्स्ट इज व्हाट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जस्ट इसी का उल्टा होगा। मतलब इसमें क्या होगा, कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, कंपोजिशन इसमें यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं बच्चों, पल्सेस जो होती हैं, दाल देखा ना आपने, दाल ले लीजिए, ठीक है, दालें, पल्सेस, और आप उसको मिक्स कर लीजिए किसमें, शुगर में। ठीक है ना, अब ध्यान से चेक करो, पल्सेस प्लस शुगर। जब आप दाल कुछ ले लोगे, मान लो अरहर की दाल है, उसको आपने शुगर में ऐसा मिक्स कर लिया घर में एक प्लेट में, तो आप पता है क्या देखोगे, ये देखिए, ये एक मिक्सचर तैयार हो गया। आप देखोगे ये पूरा इसमें मिक्सचर भरा हुआ है पल्सेस और शुगर का। आपने यहाँ से सैंपल उठाया तो आप देखोगे क्या, यहाँ सैंपल उठाया तो सपोज आपके पास पल्सेस ज़्यादा आ रही हैं, शुगर कम आ रहा है। आपने यहाँ से सैंपल उठाया इसका, ये वाले पार्ट से, तो सपोज शुगर ज़्यादा आ रहा है, पल्सेस कम आ रही। आपने यहाँ से सैंपल उठाया, सपोज जितने पल्सेस हैं वहाँ पे उतना ही शुगर के भी पार्टिकल हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज़ है, यहाँ पर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहता है, किसमें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल है, जो आप नमकीन खाते हो, बाजार से नमकीन लेके आते हो, हल्दीराम की भुजिया वगैरह जो आप लेके आते हो, ठीक है, तो उसमें से जब आप खाते हो देखते हो कि कहीं तो बादाम ज़्यादा मिल गए आपको, और दूसरी जगह से सैंपल उठाया उस मिक्सचर में से तो आपको बादाम ही नहीं मिला। ठीक है, तो ये चीज़ है, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। मतलब जिन भी चीज़ों से मिलके मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है, वो कंपोनेंट का जो कॉम्पोजिशन, उन कंपोनेंट्स का कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, यानी कि एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग जगह से आप सैंपल लोगे उसका, तो आपको कंपोनेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग मिलेगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व। ऑब्वियसली बेस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख लीजिए, पल्सेस और शुगर को आपने यहाँ पे मिला लिया, ऐसे मिक्स कर लिया। ठीक है, ये पकी हुई दाल नहीं है, कच्ची दाल है, ठीक है ना, अरहर की दाल और शुगर को आपने मिक्स कर लिया। अब आप उसको देखोगे तो आपको डिफरेंट कंपोनेंट आंखों से दिखाई पड़ेंगे, और चाहो तो आप दाल जो एक पल्स का ग्रेन है, दाना है, उसको ऐसा उठा भी सकते हो। एक शुगर का दाना जो है ग्रेन, उसको भी आप उठा सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहता है, एंड डिफरेंट कंपोनेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड। डिफरेंट कंपोनेंट को हम लोग देख सकते हैं। एक चीज़ और आप देखते हो क्या, देखो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ही तो टाइप है। और मिक्सचर में हमें क्या पढ़ाया गया था, मिक्सचर में हमें पढ़ाया गया था कि आप कंपोनेंट्स को किसी भी रेशियो में ले सकते हो। यस, चेक कर लो, आपकी मर्जी है। आप चाहे 1 कटोरी दाल में 4 कटोरी का मतलब आप बाउल, आप
1 बाउल पल्स ले लो और 4 बाउल शुगर ले लो, या आप 4 बाउल पल्स ले लो, 1 बाउल आप शुगर ले लो। किसी भी रेशियो में आप दोनों को ले सकते हो, 1:4 में या 4:1 में, 1:3 में, 3:1 में, 2:3 में, 5:2 में, कैसे भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, सभी बच्चे नोट लगाएंगे क्या कि देखिए ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, किसी भी मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, इनको आप डिफरेंट फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। डिफरेंट फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन हमने क्लास 9 में पढ़ा था। कौन कौन से मेथड पढ़े थे? सिंपल हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है, फिल्ट्रेशन मेथड, मैं आपको भी एग्जांपल दे देता हूँ, क्रिस्टलाइजेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ फिजिकल मेथड्स हैं जिससे कि आप मिक्सचर के कंपोनेंट को क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिंपल हैंड पिकिंग, ये मेथड आप कहाँ अपनाओगे? यहाँ अपना सकते हो। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पल्सेस और शुगर का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अपने हाथ से पल्सेस को अलग कर सकते हो, शुगर को अलग कर सकते हो। सिंपल हैंड पिकिंग मेथड है, ठीक है। मिक्सचर के कंपोनेंट अलग अलग हो गए। और उसके बाद क्या है, फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हो? मान लो आपने स्टोन्स ले लिए, स्टोन्स प्लस वाटर, ठीक है ना। क्या आप मुझे बता सकते हैं नीचे कॉमेंट करके, स्टोन्स प्लस वाटर किसका एग्जाम्पल है? पत्थर, छोटे छोटे पत्थर ले लिए हमने और उसको पानी में मिक्स कर लिया। बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? ये होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है या हेट्रोजीनियस का? तो जवाब है, नीचे लिखो जवाब क्या है। ये है आपका स्टोन्स प्लस वाटर हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसको आप फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे एक फिल्टर पेपर लगाइए ऐसा, ठीक है ना। एक ऐसा फ्लास्क ले लो, ये एक ऐसा फ्लास्क ले लो, यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा लो, ठीक है। और ऊपर से ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर डालो, किसका? स्टोन और वाटर का। वाटर नीचे आ जाएगा और स्टोन्स आपके ऊपर ऐसे रह जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये जो स्टोन और वाटर का मिक्सचर था इसको हमने फिल्ट्रेशन वाले मेथड से अलग कर लिया, फिजिकल मेथड से। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन, ये क्लास 9 में हमने पढ़ा था, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, चलिए। जैसे कि अभी आपने क्या किया, अभी आपने ये शुगर और वाटर को लिया, ये होमोजीनियस मिक्सचर बन गया था। इसको आप एक काम करो, पहले गर्म करो, ठीक है ना। गर्म करोगे, धीरे 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 इसको गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, गर्म करते रहो। आप क्या देखोगे, इसमें से पानी उड़ जाएगा, ऐसा वेपर बन के, ठीक है। पानी वेपर बन के उड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा मत गर्म कर देना, नहीं तो शुगर है ना नीचे, वो गर्म होकर जल जाएगी, यानी कि ब्लैक पड़ जाएगी, शेड हो जाएगी वो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जब इतना सा सॉल्यूशन बच जाए, ठीक है ना, शुगर तो नहीं उड़ेगी ना वेपर बन के, तो सबको पता है वाटर जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जब आ जाएगा तो ऐसा उड़ जाएगा ऊपर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। अब जब थोड़ा सा सॉल्यूशन बचेगा इसमें ऐसे, ये थोड़ा सा, इसको आप छोड़ दीजिए। छोड़ के इसको 8 से 10 घंटे के बाद जब आप देखोगे तो नीचे आपको शुगर के क्रिस्टल्स मिलेंगे, शुगर के छोटे छोटे आपको वहाँ पे क्रिस्टल्स दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। तो बस सेपरेट तो हो गया, वाटर अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, शुगर के क्रिस्टल अलग हो गए। अब बहुत डिटेल में हम इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इसी साल हमको क्रिस्टलाइजेशन और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह ये सब डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। तो अभी हम इसको यहीं पे होल्ड करते हैं, वैसे तो 9th क्लास में पढ़ाया गया था। नेक्स्ट है देखिए डिस्टिलेशन, ठीक है ना। ऑब्वियसली डिस्टिलेशन से भी आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो, डिस्टिलेशन भी आप कर सकते थे। डिस्टिलेशन कैसे कर सकते थे, ध्यान से चेक करिए। डिस्टिलेशन में मान लीजिए हमारे पास है एल्कोहल और वाटर है, ठीक है ना, एल्कोहल और वाटर है, ठीक है। तो इसको हम गर्म करना शुरू करेंगे सॉल्यूशन को, ठीक है। गर्म करना शुरू करेंगे तो एल्कोहल और वाटर में जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले बॉईल होके ऊपर चला जाएगा और कंडेंसर में इसको हम कंडेंस कर लेंगे, यानी कि ठंडा कर लेंगे, तो वो लिक्विड फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा और बचा हुआ जो भी दूसरा कंपोनेंट है वो नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पर, हम लोग बढ़ते हैं किस पे, प्योर सब्सटेंसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्योर सब्सटेंसेस में 2 कैटेगरी है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। पहले इतना नोट कर लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैटर को मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में डिवाइड किया। मिक्सचर भी हमने देखा था, ठीक है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। मिक्सचर्स आपके 2 तरीके के थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। बात करेंगे किसकी, प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर कैटेगराइज किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड में, ठीक है ना। तो पहले हम आपको बताएंगे प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम आपको समझाएंगे। उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे एलिमेंट्स पे और डिटेल में हम बात करेंगे किस पे, कंपाउंड पे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस केमिस्ट्री में किसको बोला जाता है बच्चों। देखिए प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में डिफरेंस होता है। प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स कंपोजिशन। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स कंपोजिशन। ये बहुत बड़ी बात कर दी गई। इसका क्या मतलब है, देखिए अभी थोड़ी देर के पहले हम लोगों ने देखा था कि मिक्सचर्स में क्या होता है, मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको किसी भी रेशियो में हम लोग ले सकते थे। जैसे कि आपने देखा था 3 पार्ट शुगर ले सकते थे, 1 पार्ट वाटर, या 3 पार्ट वाटर 1 पार्ट शुगर ले सकते थे, ठीक है ना, मिक्सचर्स में। लेकिन आपका प्योर सब्सटेंसेस में ऐसा नहीं होता है। प्योर सब्सटेंसेस में, ठीक है, आपका जो कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्पोजिशन का मतलब प्योर सब्सटेंसेस जिससे भी मिलके बने हुए हैं,
ठीक है, जो भी उनके कंपोनेंट्स होंगे किसके, प्योर सब्सटेंसेस के, वो कंपोनेंट का रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, मतलब इसका जो संगठन है, इसकी जो रचना है वो क्या होगी, फिक्स होगी। अब ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि इसके दो पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड। अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे, थोड़ी देर के लिए आप ये सुन लीजिए, ध्यान से चेक करिए, हम आपको बता रहे हैं, इसको सुनिए आप। कॉपर क्या है, कॉपर आपका किस में आएगा, एलिमेंट में। क्यों आएगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये एग्जांपल्स हैं, किसके एग्जांपल है, प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज। ठीक है, तो इसमें से कॉपर आएगा एलिमेंट में, सिल्वर भी क्या आपका एलिमेंट है, गोल्ड भी क्या आपका एलिमेंट है, इवन जितने भी मेटल्स आप लोग देखते हो वो सारे आपके एलिमेंट है। तो यहाँ सिल्वर, ठीक है, कॉपर और गोल्ड, ये एग्जाम्पल है आपके किसके, एलिमेंट्स के। और कंपाउंड के दो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, हालांकि बहुत सारे कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं, दो एग्जाम्पल्स हमने आप यहाँ पे आपको दिए, इसको भी हम आपको डिटेल में समझाते हैं। वाटर और ग्लूकोज की बात हमने यहाँ पर करी हुई है। तो वाटर और ग्लूकोज, ठीक है ना, ये भी प्योर सब्सटेंसेस हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंसेस में किसके अंडर में आएंगे, कंपाउंड्स के अंडर में। क्यों आएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। सिल्वर, कॉपर और गोल्ड, ये भी क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है, किसके अंडर में आएंगे, एलिमेंट्स के अंडर में आएंगे। ठीक है, क्यों आएंगे भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए कि क्या बोला गया। देखिए, बोला गया प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स कॉम्पोजिशन। देखिए, अगर हम बात करें इन तीनों एग्जांपल्स की, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड की, ठीक है ना, सिल्वर क्या होता है, मेटल होता है, कॉपर क्या होता है, मेटल होता है, गोल्ड क्या होता है, मेटल होता है। ठीक है ना, तो चलो हम एक सिल्वर का पीस ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक सिल्वर का टुकड़ा ले लेते हैं, छोटा सा आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सिल्वर का पीस है। तो सिल्वर का पीस अगर आप कहीं से भी लो, अमेरिका से लेके आओ, जापान से लेके आओ, आपको सपोज मून पे सिल्वर मिल गया, मान लो चंद्रमा पे आपको सिल्वर मिल गया, आप वहां से सिल्वर लेके आओ। सिल्वर का सोर्स कुछ भी हो सिल्वर का सोर्स, हमेशा आपको सिल्वर का पीस अगर कहीं से भी मिलेगा तो उसमें बच्चों आपको हमेशा सिल्वर के ही तो एटम मिलेंगे। ठीक है ना, सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है, Ag। सिल्वर के एटम का फॉर्मूला क्या होता है, Ag। हमेशा आपको यहाँ पे सिल्वर के एटम ही मिलेंगे। ठीक है, सिल्वर के एटम ही मिलेंगे, सिल्वर के एटम के अलावा तो कुछ और नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। ठीक है, इसी तरीके से कॉपर का टुकड़ा आपको कहीं से मिल जाए, उसका सोर्स कुछ भी हो कॉपर का, ठीक है ना, तो उसमें आपको कॉपर के ही एटम मिलेंगे। कॉपर के एटम के अलावा तो कोई और दूसरे एलिमेंट का एटम तो वहाँ पे मिलेगा नहीं। ठीक है ना, कोई भी दूसरी चीज़ कॉपर के एटम के अलावा वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो फिक्स कॉम्पोजिशन ही तो है। अब आप बोलोगे सर केवल सिल्वर के ही एटम मिलने, और कुछ तो है ही नहीं। अरे तो कोई बात नहीं, सिल्वर के एटम है, उन्होंने क्या बोला था, प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स कॉम्पोजिशन, मतलब कि इनका जो संगठन होगा, मतलब जैसे भी ये बने हुए वो चीज फिक्स रहेगी, पक्का रहेगी कि हाँ भाई यही चीज है। तो इसमें सिल्वर के टुकड़े में, सिल्वर के पीस में सिल्वर का सोर्स कुछ भी हो, गोल्ड का सोर्स कुछ भी हो, कॉपर का सोर्स कुछ भी हो, ठीक है ना, उनके पीसेस में, उनके टुकड़े हमें जहां से मिलेंगे उसमें, जैसे कि सिल्वर है तो सिल्वर में सिल्वर के एटम के अलावा कुछ नहीं होगा, तो फिक्स तो हो गया, कॉम्पोजिशन का फिक्स तो हो गया, पक्का हो गया। हाँ भाई सिल्वर के, देखो क्योंकि आपको पता है क्लास 9 में इतना तो आपने पढ़ा है, देखो सिल्वर का एटम अलग तरीके से बिहेव करेगा, कॉपर का एटम अलग तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है, गोल्ड का एटम अलग तरीके से बिहेव करेगा। ये सब 9th 10th में थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो अगर इसमें सिल्वर के ही एटम मिल रहे हैं, कुछ और नहीं है, तो पता चल गया हाँ भाई इसका कॉम्पोजिशन फिक्स है। एक तो ये कैटेगरी होगी। अब दूसरी कैटेगरी है, ये देखिए कंपाउंड्स वाली। इसमें क्या होता है, ध्यान से चेक करिए, जैसे हमने दो एग्जांपल लिए, वाटर और ग्लूकोज। अभी उन्होंने क्या बोला था बताइए, उन्होंने बोला था प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स कॉम्पोजिशन, प्योर सब्सटेंसेस में फिक्स कॉम्पोजिशन होता है। देखिए आइए हम आपको इसको ग्लूकोज की हेल्प से समझाते हैं। तो हमने यहाँ एक क्वेश्चन बनाया हुआ आपके सामने। इससे पहले मैं आपको बता दूं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इतना तो सबको पता होगा, क्लास 10th में नहीं पता है तो सुन लीजिए, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है। और कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन का एटम है, O का मतलब ऑक्सीजन का एटम है। तो ध्यान से जरा चेक करिए, यहाँ पर ये ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है। कितना है, 1 मॉलिक्यूल है, चेक कर लीजिए। ये ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन के 6 एटम है। अरे भाई आपको कम से कम इतना तो पता होगा ना, एटम से मिल के मॉलिक्यूल बनता है। आपको पता है ना, एटम से मिल के मॉलिक्यूल बनता है, इतना तो पता होगा, ठीक है ना। तो ये दिस इज व्हाट, दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। C6H12O6 is what? One molecule of what? 1 molecule of glucose। ये ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल को हमने दिखाया है। तो ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल में अगर हम आपसे पूछें कार्बन के कितने एटम्स हैं, तो आप बोलोगे 6 एटम। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 12 एटम। और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 6 एटम। ठीक इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि भाई वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे H2O। H2O वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सबको पता है। तो H2O क्या दिखा रहा है, वाटर का 1 मॉलिक्यूल है ये। H2O किसको दिखा रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है, हमने आपसे सवाल ये पूछा कि वाई ग्लूकोज एंड वाटर कैन बी कंसिडर एज अंडर प्योर सब्सटेंसेस। ये प्योर सब्सटेंसेस क्यों है, क्या कारण है,
ठीक है, आपको तो मिक्सचर दिखाई पड़ रहा है, देखो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर दिखाई पड़ रहा है आपको मिक्स होके बना हुआ है। नहीं, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री में क्या डेफिनेशन है प्योर सब्सटेंसेस की? मिक्सचर तो है, दिख तो रहा है भाई, मिक्स हुआ है क्या, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन उस तरीके से मिक्स नहीं हुआ है जैसे आप सोच रहे हो। मतलब ये लिया हमने कार्बन, ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, ऐसा मिक्स कर दिया हमने तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाएगा। जी नहीं, ये केमिकली बॉन्डेड है स्टूडेंट्स, ये केमिकली बॉन्डेड है। नेचर में किसी लॉ ने इनको गवर्न किया होगा तब ये मॉलिक्यूल बना होगा, कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आपस में केमिकल बॉन्डिंग हुई होगी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जब भी ये केमिकल बॉन्डिंग होती है तो बच्चों कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो यहाँ पर मात्रा है वो फिक्स रहती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए हमने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन, ग्लूकोज इज अ प्योर सब्सटेंस। ग्लूकोज प्योर सब्सटेंस है, क्यों, कारण बताइए। तो आंसर देखिए बच्चों, आंसर ये है बिकॉज रेशियो बाय मास ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज इज फिक्स, दैट इज 6:1:8। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है, देखिए बच्चों क्लास 10th में आप लोगों ने कम से कम इतना तो पढ़ा होगा, ठीक है। कहाँ पे करूँ मैं इसको, थोड़ा सा मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे हम हटाते हैं। देखिए बच्चों, आपने क्लास 10th में, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देख लें, कोई बात नहीं, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12 यूनिट। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। और इसी तरीके से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, और हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हम प्रोटियम यानी कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, जो कॉमन हाइड्रोजन की हम बात करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1 यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर की बात नहीं करनी है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा रहता है, उसको छोड़ो आप एटॉमिक मास की बात करो, ठीक है ना। तो कार्बन का कितना हो गया? कार्बन का हो गया 12 यूनिट, ठीक है। ऑक्सीजन का हो गया कितना? 16 यूनिट। और हाइड्रोजन का कितना हो गया आपका? 1 यूनिट, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, आप लोग जब टेस्ट देते हो अपने स्कूल में, जब एग्जाम देते हो तो आप अपना परसेंटेज निकालते हो, कैसे निकालते हो बताओ। मान लीजिए कि आपका पेपर हुआ 80 मार्क्स का, कितना? 80 मार्क्स का। अब 80 में से आ गए आपके, मान लीजिए कितने? 40 मार्क्स, ठीक है ना। 80 में से 40 आ गए, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो? 80 को नीचे रखते हो, यानी कि टोटल जितना भी है, जितने भी नंबर का पेपर आपने दिया है उसको नीचे रखते हो, जितने नंबर आपको मिले उसको ऊपर रखते हो, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हो, यही तो करते हो। तो आपका परसेंटेज निकल के आ जाता है। ठीक इसी तरीके से बच्चों, अगर यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, ये ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है। तो इस ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुन लीजिए, इस ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल में अगर हम क्या निकालें, अगर हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास रेशियो निकालें, या फिर इनका अगर हम परसेंटेज निकालें, ठीक है ना, तो वो हमेशा फिक्स आएगा। पहले हम आपको निकाल के दिखाते हैं क्या, रेशियो बाय मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये हम आपको निकाल के दिखाते हैं, बहुत ईजी। देखिए कैसे निकालेंगे। ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो ये एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, C6H12O6। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पे कार्बन कितने? 6, ठीक है ना। तो एक कार्बन का मास, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो 6 कार्बन का कितना होगा भाई? ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल में, ध्यान से चेक करो, ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम हैं? 6 एटम ही तो हैं। और एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन, कितने कार्बन एटम है? 6। तो उसके कारण जो टोटल मास आएगा वो कितना आ जाएगा? 12 × 6, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, तो ये जो 6 कार्बन एटम्स हैं ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में, इनका टोटल मास कितना हो जाएगा? 12 × 6, 12 × 6, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1 यूनिट, तो हाइड्रोजन के 12 एटम्स का मास कितना होगा? 12 यूनिट। तो ये हो जाएगा 12 × 1। इसी तरीके से ऑक्सीजन के एक एटम का मास 6, तो ऑक्सीजन के 6 एटम का मास कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, तो 6 एटम का मास 6 × 16। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, 12 × 6 कितना हो गया? 72 = 12 × 1, 12 = ध्यान से चेक करिए, 6 × 16 कितना आ गया? 96 आ गया, ठीक है ना। अगर आप इसको बच्चों कैंसिल करें, देखिए कुछ बच्चों को रेशियो नहीं लेना आता है। देखिए रेशियो कैसे लिया जाता है, इसको 72:12:12, देखो इसको 72 क्या पढ़ेंगे? 12:96 पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों को रेशियो नहीं लेना आता है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें करना कुछ नहीं है। आप देखो कि कौन से बड़े सा बड़ा नंबर इन तीनों को डिवाइड कर देता है। चेक करो बच्चों, कौन सा बड़े से बड़ा नंबर इन तीनों को डिवाइड कर देता है? 12। चेक कर लीजिए, 12 6 क्या होता है? 72। तो 12 6 72, 12 1 12, और 12 8 कितना आ गया? 96। इसलिए हमने बोला कि ग्लूकोज के, कभी भी आप ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लोगे तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में देखो कार्बन, हाइड्रोजन, यहां से दिखाते हैं आपको, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में
कार्बन हाइड्रोजन, सॉरी क्या कर रहा हूँ, देखो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा आपको 6:1:8 मिलेगा, 6:1:8 मिलेगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आप चाहे जापान से ले आओ, चाहे इंडिया से ले आओ, ये ग्लूकोज आपको चाहे चंद्रमा पे मिल जाए, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रह्मांड में आपको कहीं पे भी मिल जाए, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल में आपको हमेशा बच्चों कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बाय मास, ठीक है ना, क्योंकि हमने सबका मास निकाल के रेशियो निकाला है, ठीक है ना, तो वो हमेशा कितना आएगा 6:1:8। ये कभी भी ऐसा नहीं आ सकता है 7:2:9 नहीं आ सकता है ना, ऐसा नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो बस यही तो ग्लूकोज की कैरेक्टरिस्टिक है कि ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा बाय मास फिक्स रहता है, या इनकी परसेंटेज हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, परसेंटेज मैं आपको नहीं निकाल के दिखा रहा हूँ बिकॉज वो आपको आगे पढ़ाना है, तो अभी हमने रेशियो बाय मास बस निकाला हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, सुनो, कॉम्पोजिशन फिक्स तो हो गया भैया, कॉम्पोजिशन फिक्स तो हो गया, क्योंकि ध्यान सारा चेक करिए कि ग्लूकोज के वन मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यानी कि ग्लूकोज के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन इन कंपोनेंट्स का जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स है। चेक कर लीजिए, फिक्स है कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा आपको 6:1:8 के रेशियो में ही मिलेंगे बाय मास। मिक्सचर में ऐसा नहीं होता था। मिक्सचर में क्या करते थे हम लोग, मिक्सचर में याद करिए, मिक्सचर में हम लोग किसी भी रेशियो में कंपोनेंट्स को डाला करते थे। शुगर ज़्यादा डाल दी, पानी कम कर दिया, पानी ज़्यादा डाल दिया, शुगर ज़्यादा डाल दी, याद आया आपको? तो मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंस में क्या अंतर होता है, ध्यान सारा चेक करिए। ये देखिए, प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या है कि प्योर सब्सटेंसेस ऑलवेज हैव फिक्स कंपोजिशन वेयर एज मिक्सचर्स में कंटेन द कंपोनेंट्स इन एनी रेशियो एंड देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल। मिक्सचर्स में जो उनके कंपोनेंट होते हैं वो किसी भी रेशियो में लिए जा सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी मिक्सचर को बार बार अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, जिससे कि उस मिक्सचर में उनका कंपोजिशन वेरिएबल हो जाता है, यानी कि मिक्सचर के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो वेरिएबल होते हैं, बार बार चेंज होते रहते हैं। लेकिन प्योर सब्सटेंस में ऐसा नहीं होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ग्लूकोज का एक ही मॉलिक्यूल लिया, अरे भैया तुम 100 मॉलिक्यूल ले लो, बिकॉज कुछ बच्चे बहस कर सकते हैं, बोलेंगे सर आप एक काम करिए, आप तो ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल तो आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही है, अरे ग्लूकोज का हमने छोटा सा आपको मान लीजिए 10 ग्राम ग्लूकोज दे दिया, कितना 10 ग्राम ग्लूकोज दे दिया, तो 10 ग्राम ग्लूकोज में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। सपोज 10 ग्राम ग्लूकोज आपने मेरे हाथ पे दिया, ठीक है, और आपने बोला कि सर इस 10 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जरा रेशियो निकाल के बताइए बाय मास, क्या फिक्स है? हाँ फिक्स है, 10 ग्राम ग्लूकोज ये मेरे हाथ पे है, 10 ग्राम ग्लूकोज में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, कितने हमें नहीं पता, वो हम आपको मोल कॉन्सेप्ट में आगे निकाल के दिखाएंगे। लेकिन आप ध्यान से चेक करो, 10 ग्राम ग्लूकोज में n मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हैं? n। तो भैया ये n मॉलिक्यूल्स हो गए, लीजिए एक मॉलिक्यूल ना होके n मॉलिक्यूल्स हो गए, लो आगे हमने n लगा दिया, क्या दिक्कत हो गई? फिर भी तो रेशियो यही आएगा। आप देख लो कैसे, देखो एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन थे? 6, तो n मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन हो गए? 6 × n, 6n, सिंपल, ठीक है ना। तो बस हमें कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 12 × 6 किया था, ठीक है ना। अगर हमने n मॉलिक्यूल्स ले लिए तो बस हम n से और मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर n से और मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 12 × 6 × n। इसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12 × n, 12 × 1 × n, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 6 × 16 × n, मतलब 6n हो जाएंगे ना, तो इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज टोटल ऑक्सीजन के आइटम कितने हो जाएंगे? 6n, तो उनका मास कितना हो जाएगा? 6n × 16, ठीक है। तो इसी तरीके सबको n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब आपको मास कितना मिलेगा बताओ? n कार्बन, 6n कार्बन का मास कितना मिल जाएगा? 72, और यहाँ n आ जाएगा। 12n हाइड्रोजन का मास कितना आ जाएगा? 12n, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपके पास 6n ऑक्सीजन के एटम है, इनका मास कितना हो जाएगा? बस यहाँ पर 6n × 16 करना होगा तो 96n आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब एक बार बताओ, फिर से रेशियो निकालोगे तो n से n भैया कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था रेशियो कैसे निकाला जाता है, हाईएस्ट नंबर से डिवाइड कर दो। तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ? 12n इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी, इसको भी। तो यहाँ पे आप 12n से इसमें डिवाइड लगाओगे, फिर 12n से इसमें डिवाइड लगाओगे, और 12n से इसमें डिवाइड लगाओगे। देखो सब जगह n से n जाएगा, n से n जाएगा, n से n जाएगा, n तो वैसे भी कट जाएगा। तो फिर से आपका आंसर क्या आएगा? 72/12 कितना आ जाएगा? 6। 12/1 कितना आ जाएगा? सॉरी 12/1 नहीं, 12/12 कितना आ जाएगा? 1। और इसी तरीके से 96/12 कितना आ जाएगा? 8। तो फिर से रेशियो 6:1:8 आ गया, यानी कि ग्लूकोज आप मुझे चाहे इतना थोड़ा सा दो, चाहे इतना ज़्यादा दो, चाहे इतना ज़्यादा ग्लूकोज दो, चाहे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल आप दो, ग्लूकोज में हमेशा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बाय मास वो हमेशा फिक्स रहेगा।
ठीक है। तो अब सुनो मेरा क्वेश्चन, कभी भी किसी ने भी आपसे बोल दिया कि भाई हमें एक ऐसा कंपाउंड मिला है, देखो इसको हमने कंपाउंड में रखा है, क्यों रखा भी आपको बताएंगे। किसी ने हमसे बोला कि भाई हमें एक ऐसा कंपाउंड मिला है जिस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास 6:1:8 आ रहा है, ठीक है। किसी ने ऐसा बोल दिया, हम तुरंत समझ जाएंगे ये तो ग्लूकोज है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी, वाटर की, ठीक है ना, ये वाटर है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल है बच्चों, ध्यान से चेक करो, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, एक एटम का मास कितना होता है 1 यूनिट, तो 2 एटम का मास 2 यूनिट इस 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1, और 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 यूनिट। अब 2:16 करो, मैक्सिमम नंबर कौन सा है जो इसको भी डिवाइड करता है इसको भी, तो जवाब है 2 डिवाइड करता है, तो 2 से इसको भी किया, 2 से इसको भी किया, कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1:2, 2 1 2, 2 8 16, 1:8 के रेशियो में होते हैं कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन से रेशियो में होते हैं 1:8। यानी कि किसी ने हमसे बोला कि क्या, कि भाई हमें एक ऐसा कंपाउंड मिला है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय मास 1:8 के रेशियो में है, बताओ वो कौन सा कंपाउंड है, तो जवाब है वो क्या है, वाटर है। तो खास बात आपने क्या देखी, खास बात आपने ये देखी, चाहे आप सिल्वर, कॉपर, गोल्ड की बात करें, ठीक है ना, तब भी आपका जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स है। सिल्वर में सिल्वर के ही आइटम है, कॉपर में कॉपर के ही आइटम है, गोल्ड में गोल्ड के ही आइटम है, आयरन में आयरन के ही आइटम है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स की कैटेगरी थी, अभी और डिटेल करेंगे, परेशान ना हो, ठीक है ना। और जब हमने बात करी वाटर की, ग्लूकोज की, इसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर सकते हैं। तो वाटर की, ग्लूकोज की जब हमने बात करी तो वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 आएगा। वाटर आपका चाहे मंगल ग्रह से मिला हो, चाहे अर्थ से मिला हो, कहीं से भी मिला हो, ठीक है ना। इसी तरीके से ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास रेशियो कितना है 1:2, जो भी निकाला था हमने, क्या निकाला था 6:1:8, ठीक है। तो आशा करते हैं अब आपको समझ में आया होगा। तो कॉम्पोजिशन आपके फिक्स हो गए, इसीलिए तो इनको भी हमने क्या बोला, वाटर और ग्लूकोज को भी हमने क्या बोला, इसको हमने प्योर सब्सटेंस बोला है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम डिटेल करने आ रहे हैं किसकी, एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की, ठीक है ना। इनकी डेफिनेशन देखेंगे, इसको डिटेल में समझाएंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है, एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली, जरा ध्यान दें, एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। एलिमेंट क्या होगा, जिसमें एक ही तरीके के पार्टिकल होंगे। अब ये पार्टिकल क्या होते हैं, ये पार्टिकल आपके एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, सुनिए, आप लोगों को कम से कम इतना तो पता होगा ना 9th और 10th क्लास में कि एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, एटम के बारे में तो सबको पता है, ठीक है। मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, एटम्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम के, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल का जन्म होता है, मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दें, देखिए ये देखिए वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है। इसी तरीके से ग्लूकोज के बारे में भी हमने आपको बताया था, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा। अच्छा, एक और हम आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहते हैं, एग्जांपल हम आपको देना चाहते हैं, ध्यान से चेक करिए, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का। ये देखिए, अगर ओनली H लिखा हुआ है, ये देखिए अगर ओनली H लिखा हुआ तो ये तो हाइड्रोजन का एटम है, ओनली H लिखा है ये तो हाइड्रोजन का क्या है, एटम है। लेकिन H2 लिखा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम्स पास पास आए, केमिकली दोनों कंबाइंड हुए, मतलब दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना। बॉन्डिंग कैसे होती है क्लास 11 में हम लोग फिर से डिटेल में देखेंगे, तो उसको आप छोड़िए। 2 हाइड्रोजन के एटम पास पास आए, दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बना, यानी कि दोनों के बीच में एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाओ, दोनों ऐसा आपस में केमिकली कंबाइन हो गए, ठीक है ना। तो देखिए हाइड्रोजन का क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, अगर ओनली O लिखा हुआ है ये तो ऑक्सीजन का एटम है, ओनली O लिखा हुआ है ये तो ऑक्सीजन का एटम है, लेकिन 2 ऑक्सीजन के एटम पास पास आएंगे, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब केमिकल बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा वो हम बाद में देखेंगे, उसको छोड़ो, ठीक है। तो O2 का जन्म होगा। O2 क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। H2 क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। H क्या है, हाइड्रोजन का एटम। O क्या है, ऑक्सीजन का एटम, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, तो जवाब है एटम्स के केमिकली कंबाइन होने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लेकिन आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल भी आपके 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। एक तो कुछ इस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, एक इस टाइप के। इन दोनों में क्या डिफरेंट है, ध्यान से चेक करो। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोजन के ही एटम है, बस सेम टाइप के ही एटम है। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन के ही एटम है, लेकिन वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन का भी एटम है और ऑक्सीजन का भी एटम है। वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक है ना। ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल में कार्बन का भी एटम है, 6 कार्बन के एटम है, हाइड्रोजन का भी एटम है, मतलब हाइड्रोजन के भी एटम्स है, ऑक्सीजन, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम। सुनो, ये जो कार्बन, ऑक्सीजन, सिल्वर, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एलिमेंट है। मतलब पीरियोडिक टेबल में आप जितनी भी, ऑब्वियसली जितने भी एलिमेंट देखते हो वो सब एलिमेंट हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम के कॉम्बिनेशन से जब कोई मॉलिक्यूल बनता है ना, तो उसको कंपाउंड में रखा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात।
बाकी एलिमेंट्स में से देखिए यहाँ और यहाँ में अंतर है। जब हमने H2O की बात करी तो उसको हमने कंपाउंड में रखा, ग्लूकोज की बात करी उसको हमने कंपाउंड में रखा, लेकिन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये भी है, हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, H2O भी मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज C6H12O6 ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन दोनों तरीके के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस है। ये मॉलिक्यूल को देखिए, इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के एटम है। एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कौन कौन से एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, लेकिन इस मॉलिक्यूल को देखो, इस मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो इसमें एटम तो 2 ही हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम है, लेकिन एलिमेंट एक ही तरीके का है, हाइड्रोजन के ही तो 2 एटम है। इसको देखो जरा, ग्लूकोज में आपके कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के तीनों के एटम्स हैं, तीनों एलिमेंट के एटम हैं, ठीक है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स जाएंगे आपके कहाँ, कंपाउंड्स में। तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं बताइए, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, कंपाउंड के मॉलिक्यूल डिफरेंट एलिमेंट के एटम से बनते हैं, लेकिन एलिमेंट्स में जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई पड़ेंगे वो मॉलिक्यूल्स सेम टाइप के ही एटम से बनते हैं। ध्यान से चेक करो, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का ही एटम आता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ही एटम आते हैं, और कोई किसी दूसरे एलिमेंट का एटम नहीं आता है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे कि अब कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ रखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को आप कहाँ रखोगे बताओ, कंपाउंड में रखोगे कि आप एलिमेंट में रखोगे? तो जवाब है कंपाउंड में रखोगे। क्यों? है तो मॉलिक्यूल, लेकिन डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बना हुआ है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बना हुआ है। कार्बन पहला एलिमेंट है, ऑक्सीजन यहाँ दूसरा एलिमेंट है, कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है। एलिमेंट्स के बारे में तो आपने जानते हो ना क्लास 10th में, हाँ, पीरियोडिक टेबल में लगभग आपको 118 एलिमेंट्स पढ़ाए गए हैं, है ना, पढ़ाए मतलब देखा तो होगा पीरियोडिक टेबल्स में, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत तरीके के आपने एटम्स देखे, हाँ, तो वो सब एलिमेंट्स ही तो होते हैं, ठीक है ना। बहरहाल आइए लौट के वापस आते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। एलिमेंट में आपको एक तरीके के ही पार्टिकल्स दिखाई पड़ेंगे। अब ये पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों बोल दिया, एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं? ऐसा उन्होंने इसलिए बोल दिया बिकॉज जब हमने आपसे भी थोड़ी देर पहले बात करी थी, हमने बोला था कि भाई सिल्वर, अगर आपको कहीं पे सिल्वर मिल रहा है, सिल्वर का पीस मिल रहा है, वो सिल्वर का पीस आपको ब्रह्मांड में कहीं पे भी मिले, सिल्वर आपको कहीं पे भी मिले, सिल्वर का पीस आपको कहीं पे भी मिले, उसमें सिल्वर के ही तो एटम्स होंगे। चेक करो, ये सब सिल्वर के ही तो एटम है, ठीक है ना। अब ध्यान चेक करो, सिल्वर के ही एटम का मतलब ये भी सिल्वर का एटम है, ये भी, यानी कि सेम टाइप के ही तो पार्टिकल है। सिल्वर के टुकड़े में सिल्वर के एटम्स के अलावा और कुछ तो नहीं है। इसी तरीके से कॉपर का अगर आपको कहीं पे पीस मिल रहा है तो उसमें कॉपर के ही तो एटम होंगे और कुछ तो नहीं होगा, यानी कि सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं। अब सुनो मेरी बात, ये देखो जरा, मान लो कि मेरे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस भरी है। मेरी बात ध्यान सुन लो, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में ऑक्सीजन गैस भरी है। कौन सी गैस भरी है? ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, ठीक है ना। तो इस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन गैस भरी है, ये सारे देखिए ऑक्सीजन के पार्टिकल हैं। तो बताइए कौन किस टाइप के पार्टिकल्स हैं? तो जवाब है ये ऑक्सीजन के एटम नहीं है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। ये सब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, ये भी O2 है, ये भी O2 है, ये भी O2, ये भी O2, ये भी O2, ये भी O2 है। तो ये सब एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं, बात समझ में आई कि नहीं? तो एलिमेंट क्या होंगे? जिसमें केवल एक ही तरीके के पार्टिकल आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, जिसमें केवल एक ही तरीके के पार्टिकल होंगे। अब वो एक तरीके के पार्टिकल एक तरीके के एटम भी हो सकते हैं या एक तरीके के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे मेरे से पता है क्या सवाल करते हैं? ध्यान सुनो, बहुत बढ़िया सवाल करते हैं बच्चे। कहते हैं सर एक बात बताओ, अगर किसी कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सर ये भी तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये भी तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये भी तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, सेम टाइप के ही तो पार्टिकल है। सही तो बोल रहे हैं बेचारे, सेम टाइप के ही तो पार्टिकल हैं भाई। ये भी CO2 का मॉलिक्यूल है, ये भी CO2 का मॉलिक्यूल है, ये भी CO2 का मॉलिक्यूल है। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट नहीं होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है सिलेंडर में तो इसको हम ले जाएंगे किसमें? कंपाउंड्स में, क्योंकि ये पार्टिकल तो सेम टाइप के हैं, लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के, इन मॉलिक्यूल्स की खासियत ये है कि इन मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है। चेक करो, कार्बन भी ऑक्सीजन भी है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो मुझे आप बताओ, नीचे कमेंट करके बताओ, नाइट्रोजन का जो एटम है वो तो कैपिटल N से दिखाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो N2 से दिखाया जाता है। जब दो नाइट्रोजन के एटम पास पास आते हैं तो दोनों के बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का जन्म होता है। तो नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं। अब आप मुझे बताओ कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भर के दे दी गई, नाइट्रोजन गैस आपको भर के दे दी गई, ठीक है। आप मुझे बताइए कि ये नाइट्रोजन की गैस एलिमेंट है कि कंपाउंड है? तो जवाब है ये नाइट्रोजन की गैस। मेरे जवाब देने से पहले आप नीचे कमेंट करके बताइए नाइट्रोजन की गैस सिलेंडर में भरी है, इसको आप एलिमेंट में रखोगे कंपाउंड में? तो जवाब है इसको आप किस में रखोगे? इसको आप रखोगे एलिमेंट में। क्यों सर? क्योंकि ये सभी देखिए नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं,
सेम टाइप के ही पार्टिकल्स हैं, और उस पार्टिकल में जाके देखा तो वो क्या निकला, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल निकला। अब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की खासियत क्या है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में जो एटम है वो सेम ही एलिमेंट के एटम है। यहां पे कितने एटम है, 2 एटम है, 2 एटम है। कौन कौन से, नाइट्रोजन का और नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट तो है नहीं इसमें। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। ओके, नाउ तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। एलिमेंट्स में आप किसको रखोगे, जिसमें केवल एक टाइप के ही पार्टिकल आएंगे। ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना मॉलिक्यूल्स ऐसे होने चाहिए, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, जिस टाइप के मॉलिक्यूल्स में एक ही एलिमेंट के एटम प्रेजेंट हो। देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, सोडियम, ठीक है, कॉपर, सोडियम। सोडियम एक मेटल होता है, आपको पता है, हाँ, जिसको नाइफ से, चाकू से आराम से आप काट सकते हो। तो ये सोडियम का पीस अगर आपको मिलेगा कहीं पे, तो सोडियम में सोडियम के ही तो एटम होंगे, उसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। जितने भी मेटल होते हैं ना, जितने भी मेटल आपको मिलेंगे, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जितने भी, सोडियम में मेटल है आपको पता है, जितने भी मेटल मिलेंगे उसमें मेटल के एटम आपको मिलेंगे, वो एलिमेंट ही होते हैं। क्योंकि वो जो पीस मिलेगा आपको सोडियम का या मैग्नीशियम का, उसमें सोडियम या मैग्नीशियम के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट के एटम प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हमने एलिमेंट में हाइड्रोजन को भी रख दिया, क्योंकि आपको पता है किसी सिलेंडर में अगर हाइड्रोजन गैस भरी है तो वहाँ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे, और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं उसकी खासियत है क्या, कि वो हाइड्रोजन के ही एटम से मिलकर बना है, कोई दूसरे एलिमेंट का एटम वहाँ नहीं प्रेजेंट है, ठीक है ना। ऑक्सीजन, ये सब एग्जाम्पल है किसके, एलिमेंट के। अब कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है, अब तो आप समझ गए होंगे। कंपाउंड कब बनेगा बताइए, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल का जन्म होता है। लेकिन ये 2 या 2 से ज़्यादा एटम सेम एलिमेंट के नहीं होने चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट के होने चाहिए। ये देखिए वाटर के मॉलिक्यूल को देखिए, हाइड्रोजन यहाँ एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन यहाँ पे अलग एलिमेंट है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको बात समझ आएगी। डेफिनेशन देखिए कंपाउंड की, कहता है कि व्हेन 2 और मोर एटम्स, ध्यान से चेक करिए, व्हेन 2 और मोर एटम, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम, जैसे कि ध्यान से चेक करो, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्लास 10 में हमने पढ़ा था। HCl बताओ कंपाउंड है कि एलिमेंट है, बताओ कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि है तो ये HCl का एक मॉलिक्यूल, लेकिन इसमें हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है और क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एलिमेंट का भी एटम है यहाँ पे, और क्लोरीन एटम का भी एक एलिमेंट, क्लोरीन एलिमेंट का भी एक एटम है यहाँ पे, ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं। तभी तो वो कहता है कि जब 2 एटम, यहाँ पे देखो जरा, हाइड्रोजन का एटम और क्लोरीन का एटम, ठीक, या 2 से ज़्यादा एटम, यहाँ पे तो चेक करो, 2 से ज़्यादा एटम है, कैसे, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स, लेकिन खासियत क्या होनी चाहिए, ये 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के ये एटम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है ना। तो व्हेन 2 और मोर एटम्स of different element combined the molecule of a compound is formed। तो इस तरीके से कंपाउंड का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, बस, ठीक है। अब जैसे इसमें वाटर रखा हुआ है, ये कंपाउंड है, आपको पता है इसमें वाटर के ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तभी तो ये बल्क में आ गया है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ध्यान से चेक करिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट ये, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन अ फिक्स एंड डेफिनेट रेशियो। भाई यही तो बात अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको पढ़ाई थी, याद है, कितना रेशियो आया था यहाँ पर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना रेशियो आया था, याद है आपको। कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आई थिंक कितना आया था, 6:, वो देख लेना, मुझे याद नहीं, 6:1:8 आया था, ठीक है, आई थिंक यस यही आया था, ठीक है ना। तो जब भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चेक किया जाएगा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, या ग्लूकोज का कोई सैंपल मिला, तो बाय मास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 6:1:8, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ तो है, ठीक है ना। तभी तो इनको प्योर सब्सटेंसेस में रखा गया है। प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है, कंपोजिशन फिक्स होता है, यही तो पढ़ाया था। इसी तरीके से वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होता है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का, चलो एक काम करो आप, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का, ये देखिए CO2 कंपाउंड के अंदर आएगा, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास निकाल के दिखाओ। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, चलो इसका आंसर आएगा 3:8 आएगा। चलो निकाल के भी दिखा देता हूँ कैसे। कार्बन का 1 एटम है, ठीक है ना, तो कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 12, तो 12:2 क्या करेंगे, ऑक्सीजन का, कितने ऑक्सीजन के एटम है, 2 × 16 कितना हो जाएगा, 32। 12 से यहाँ किससे डिवाइड लगेगा, तो 4 से, 4 एक बड़े से बड़ा नंबर है जो उसको भी डिवाइड करता है, इसको भी, 4 3 × 12, यहाँ 3 आ जाएगा, 4 8 × 32। तो यानी कि जब भी हमें कोई बोलेगा क्या कि कार्बन और ऑक्सीजन, कोई कंपाउंड हमें ऐसा मिला जिसमें क्या, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 है, बताओ कंपाउंड कौन सा है, तो जवाब है वो कंपाउंड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि बच्चों ये जो फिक्स रेशियो है किसका, एलिमेंट्स का, ठीक है। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स का जो फिक्स रेशियो आता है,
ये फिक्स रेशियो ही कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये कंपाउंड की विशेषता बताता है। अगर दुनिया में आपसे आज के 1000 साल बाद भी कोई बोलेगा कि कोई हमें कंपाउंड एक ऐसा मिला है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 3:8 है बाय मास, तो पक्का वो कंपाउंड कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है ना, नेचर में इसी तरीके से बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन जब 3:8 के रेशियो में बायोमास कंबाइन होते हैं तभी कंपाउंड, तभी एक कार्बन डाइऑक्साइड का जन्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो यही चीज देखिए हमने यहाँ पे नोट करी हुई है क्या, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन फिक्स एंड डेफिनेट रेशियो, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष कंपाउंड की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। कौन? ये जो फिक्स रेशियो होता है किसका? एलिमेंट्स का। ये जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन है फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपसे किसी ने बोला कि भाई हमें एक ऐसा कंपाउंड मिला है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में बाय मास कंबाइन हुए, बताओ वो कंपाउंड कौन सा है? तो आज के 1000 साल बाद भी सब लोग पहचान जाएंगे कि वो वाटर ही है। वाटर के अलावा कोई ऐसा कंपाउंड हो ही नहीं सकता जिसमें क्या, जिसमें आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8, इसके अलावा और कोई कंपाउंड ऐसा दूसरा हो नहीं सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों कंपाउंड्स के बारे में 2-3 पॉइंट्स और हैं, उसको भी नोट कर लेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंड में, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब ये क्यों लिखते हैं एनसीईआरटी? देखो बच्चों, एक कंपाउंड का हम आपको एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक कंपाउंड हम लेते हैं यहाँ पर वाटर। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो आप देख रहे हो वाटर किससे मिलकर बना हुआ है? वाटर मिलकर बना हुआ है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होगा, ठीक है, एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, क्लास 10 में हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे वाटर आपका बनेगा। ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, ये तो बन गया आपका क्या? कंपाउंड। ध्यान से चेक करो, वाटर जो बना ये तो कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि आप देख रहे हो डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है। ठीक है ना, हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है। ऑक्सीजन भी क्या है? एलिमेंट है, अभी आपको पढ़ाया था। ठीक है ना। लेकिन ध्यान से चेक करो बच्चों, हाइड्रोजन की अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है, ऑक्सीजन की अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी। कंपाउंड जब बनके तैयार हो जाएगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक अपने कांस्टेंट पार्टिकल से, कांस्टेंट पार्टिकल मतलब जिससे वो मिलके बना है, मतलब वाटर किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तो वाटर जो कि कंपाउंड है वो अपने कांस्टेंट पार्टिकल्स यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अपने कांस्टेंट पार्टिकल से अलग होंगी। कंपाउंड जिन भी कांस्टेंट पार्टिकल से मिलकर बनता है उससे कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ध्यान से चेक करो बच्चों, हाइड्रोजन सबको पता है, क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा है, हाइड्रोजन ऐसा पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, सबको पता है। वाटर तो नहीं बर्न होता है पॉप साउंड के साथ। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीजन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? ऑक्सीजन बर्निंग में सपोर्ट करता है, क्लास 10 में हमने पढ़ा है, ऑक्सीजन बर्निंग में सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन वाटर तो बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता है। वाटर तो फायर एक्सटिंग्विशर है, कहीं पे आग लग गई तो पानी डाल देते हैं हम वहां पर। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा, जब भी कंपाउंड बनेगा तो कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी या जो प्रॉपर्टीज होगी कंपाउंड की वो बिल्कुल भी डिफरेंट होगी। किससे? उनके कांस्टेंट पार्टिकल से, जिससे वो मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमको ये नोट करना है कॉपी में, क्या कि बच्चों जो कांस्टेंट होंगे, बहुत सारे बच्चे कांस्टेंट नहीं समझते हैं। ध्यान चेक करो, वाटर एक कंपाउंड है, इसके कांस्टेंट कौन कौन है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जिससे वो मिलकर बना है उसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो कांस्टेंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। बच्चों फिजिकल मेथड, कोई भी ऐसा फिजिकल मेथड नहीं है। फिजिकल मेथड में कौन कौन से मेथड थे याद करिए? सिंपल हैंड पिकिंग मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड, ये सब पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में, लास्ट क्या मतलब इसी क्लास में पढ़ाया था आपको। ठीक है, मिक्सचर्स को हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते थे, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, लेकिन कंपाउंड्स को हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते उसके कॉन्स्टेंट्स को, कंपाउंड के कॉन्स्टेंट्स को। ठीक है, एक एग्जांपल हम आपको दें, याद करिए क्लास 10 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ठीक है, 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते थे, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते थे, याद है, तब जाके आपको कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता था। यहाँ के यानी कि यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी। ये फिजिकल मेथड नहीं है, ये केमिकल मेथड है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है। ठीक है, तो इस तरीके से। और हम आपको एग्जांपल दें, क्लास 10th में शायद हमने पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है मान लीजिए। ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अब ये एक कंपाउंड है, चेक कर लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? कंपाउंड ही तो है, चेक कर लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है। ठीक है ना, क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बना है, मैग्नीशियम का 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। अब यहाँ से अगर आपको कांस्टेंट को अलग करना है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन को अलग करना है, तो आप क्या करते थे? याद करिए, आप यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट लगाते थे। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट लगाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है? रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या करेगा? ऑक्सीजन को खींच लेता है, मैग्नीशियम फ्री हो जाएगा। लीजिए आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा। ठीक है ना। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है हम लोग इस साल डिटेल में पढ़ेंगे, ज़्यादा दिल पे मत लो, परेशान ना हो। ठीक है, तो बताना मैं ये चाहता हूँ कि कंपाउंड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनको आप सिंपल फिजिकल मेथड से नहीं अलग कर सकते, आपको केमिकल मेथड लगाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप फिल्ट्रेशन कर दोगे तो मैग्नीशियम अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए
नेक्स्ट हम क्लास में क्या लेके आएंगे, एनसीईआरटी पेज नंबर 4 पे सेक्शन 1.3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टडी आगे कंटिन्यू करेंगे, बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं बच्चों, मैथ्स का भी सिलेबस नीचे दिया हुआ है, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं और उसमें कैलकुलस वगैरह तो बहुत डिटेल में मैंने कराया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपको मज़ा आने वाला है, बट बशर्ते ये है कि आपको इत्मीनान से बैठ के कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा। ठीक है ना। एक चीज़ और बच्चों, देखिए लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है ना, स्कूल्स वगैरह क्लोज हैं, कोचिंग वगैरह चल नहीं पा रही है, ऑनलाइन भी कुछ बच्चे अगर कहीं से पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करिए बच्चों, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इससे मेरा काम बनेगा, बच्चों कम से कम आप इसको 5 स्टूडेंट को शेयर करिए, कम से कम हर बच्चा इसको 5 स्टूडेंट को शेयर करे। ठीक है, जिनके पास भी केमिस्ट्री हो और मैथ्स हो, तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर करिए, तभी मज़ा आएगा। लोगों को और जोड़िए ताकि हम और अच्छा कंटेंट लेके आ पाए। ठीक है, पिन कमेंट चेक करिए जाते जाते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।